अगस्त्य ने उसके कान के पास गहरे स्वर में कहा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग. अशीति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगस्त्य की सांसें कानों पर महसूस हो रही थी। उसके कान के पास किस करके वो उससे दूर हुआ। अशीति की बंद आंखें देखकर उसने उसे छोड़ दिया। शायद वो जल्दबाजी कर रहा था, ये ख्याल लिए अगस्त्य ने जैसे ही उसे छोड़ा अशीति ने आंखें खोली। वो अब एक बार फिर उसके गले में बाहें डालकर उसके करीब होती हुई मुंह बनाकर बोली, मतलब बड़े ही अजीब आदमी हो यार आप। इतनी देर से देख रही हूं पास आ रहे हैं और फिर ऐसे। हाँ बस डायलॉग मारते रहते हैं आपको पता नहीं हो क्या जाता है। हाँ। अगस्त्य ने उसकी बातों को सुनकर आंखें छोटी छोटी करके उसे देखा। अशीति चिढ़कर उसे देखती जा रही थी। तभी अगस्त्य ने उसकी कमर को कसकर होल्ड करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, ओके। तुम नहीं होना अजीब, किस मी। अशीति की आंखें फैली। वो झट से अपना हाथ पीछे करके बोली, अरे आप। लेकिन अगस्त्य ने उसकी कमर को और मजबूत कर पकड़ते हुए कहा, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुमने किस किया है पहले भी मुझे। डू इट. अशीति एक पल के लिए उसे देख रही थी, उसके बाद अपने पाँव अगस्त्य के पाँव पर ही उठाए क्योंकि दोनों के बीच अब भी लंबाई का फासला था। अशीति उसके चेहरे के करीब आकर बोली, ओके. इतना कहकर उसने अपने होठों को अगस्त्य के होठों पर रख दिया। अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी वो उसे फील कर ही रहा था, तभी अशीति उससे दूर हुई और बोली, डन। अगस्त्य ने आंख खोलकर उसकी तरफ देखा। अशीति ने खुश होकर कहा, बस हो गया ना। वो उससे दूर होती तभी अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाकर अगस्त्य के उसके गर्दन में डालकर उसे अपने पास किया। दूसरे हाथ से उसकी कमर को होल्ड किए उसने अब सर्द लहजे में कहा, लेट मी टीच यू। अशीति की आंखें कुछ हैरानी से फैली, चेहरे पर अब शर्म भरे भाव आने लगे थे। तभी अगस्त्य ने उसके होठों पर उंगली फेरी। उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो उसके होठों पर झुकता चला गया। दोनों के बीच का फासला कम हो गया था। अगस्त्य की छुअन में आज एक अलग खुमारी थी। वो उसके करीब होता जा रहा था। उसके हाथ अशीति के गर्दन और कमर पर कसते चले गए। अशीति ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके हाथ अपनी गर्दन के पास चलते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन वो बोल कुछ नहीं पा रही थी। उसके होंठ अब भी उसकी गिरफ्त में थे। एक लंबी किस के बाद अगस्त्य ने जैसे ही उसे छोड़ा वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अगस्त्य की तरफ देखकर उसने आंख दिखाई। वो मुंह बनाए हुए बोली, आप ना। लेकिन तभी एक बार फिर उसके होठों पर अपनी उंगली फिरते हुए अगस्त्य ने कहा, आज तुमने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया था, यू आर इक्वली इन्वॉल्व. इतना सुनते ही अशीति ने अपने होंठ दबा लिए। वो अब उससे दूर हुई। अगस्त्य ने अब उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अशीति की आंखों में शांति उतर आई। वो उसे लेकर बेड तक आया। अगस्त्य ने अशीति को एकदम आराम और नरमी से बेड पर लेटाया। वो अब उसकी तरफ झुककर बोला, कैन आई। अशीति ने पलकें झपकाईं। वो मध्यम मुस्कान होठों पर सजाए उसे देख रही थी। अगस्त्य जो अब तक दूर जाने की कोशिश कर रहा था वो उसके करीब झुकता हुआ उसके गले पर अपने होठों को रख गया। अशीति ने हल्के से अपनी आंख बंद कर ली। अशीति की तरफ देखकर अगस्त्य ने उसके माथे पर किस किया और फिर उसकी बंद पलकों को चूमते हुए उसके गालों को चूमने लगा। अगस्त्य के लब उसके कंधे पर आए। वो अब उसकी नाइटी के नॉट अपने हाथ से खोलने लगा। तभी अशीति के अपनी आंखें खोली। अगस्त्य की तरफ देखकर अशीति ने उसके गले में अपनी बाहें डाली और बोली, आई लव यू पतिदेव. उसके इतना कहते ही अगस्त्य ने ठहर कर उसकी तरफ देखा। वो अब अशीति के पास लेटते हुए बोला, कॉल मी अगस्त्य. अरे पर. वो उसकी तरफ घूमकर उसकी बात काटते हुए बोला, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। अशीति के लबों पर एक स्माइल आ गई। अगस्त्य ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने ऊपर खींचा। अशीति उसके ऊपर उसके सीने पर थी और अगस्त्य एकटक उसे देखता जा रहा था। अशीति ने अब मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करके कहा, दुनिया भर के लिए ये खड़ूस इंसान जब मेरे सामने बोलता है, मेरी बातें सुनते और मानते हैं और मुझसे प्यार जताते हैं, तब आप समझ नहीं सकते कितना प्यार आता है मुझे आप पर. हम तो करो. अगस्त्य के इतना कहते ही अशीति हल्का सा हंस दी। उसके कंधे के गले पर किस किया और अब उसके सीने पर हाथ फेरने लगी। अशीति की करीबी अगस्त्य की धड़कनें बढ़ा रही थी। दोनों ही एक दूसरे आगोश में एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे।
अगस्त्य ने उसकी नाइटी को उसके कंधे से नीचे करते हुए उसके कंधे को चूम लिया। अशीति सिहर उठी। अगस्त्य के हाथ कभी उसकी पीठ पर, कभी उसकी गर्दन पर, कभी उसके बालों पर चल रहे थे। अगस्त्य की टी-शर्ट को मुट्ठी में जकड़ते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसके करीब होता चला गया। दोनों की धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थी। उसे बेड पर वापस लेटाकर अगस्त्य उसकी तरफ झुका। उसने अशीति के करीब आकर वो चंद फासला भी मिटा दिया। कमरे में अंधेरे था, अब बस बाहर से आती हल्की सी रोशनी थी और अशीति उसकी बाहों में समाई हुई थी। अगस्त्य के खुले सीने पर किस करते हुए उसने उसकी ओर देखा। वो हल्की सी स्माइल के साथ अशीति का माथा चूमकर बोला, गुड नाइट। अशीति ने उसके सीने से अपना सर लगा लिया। उसे अपनी बाहों में भरते हुए अगस्त्य ने ब्लैंकेट ठीक किया, जिससे अब अशीति की दिखती हुई पीठ ढक गई। उसे अपनी आगोश में भरते हुए वो लगातार उसे देख रहा था। वो उसके सीने पर सर रखे खामोश थी, बस उसके चेहरे पर एक शांति थी। अगस्त्य के सीने पर अशीति ने एक बार फिर से अपने होठों को रख दिया और उसने अब अपनी ठोड़ी उसके सीने पर टिकाकर उसकी तरफ देखा तो अगस्त्य ने कहा, डोंट लुक एट मी लाइक दिसंबर। मुश्किल होगी तुम्हें डॉट। अच्छा, वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आज दोनों के बीच हर तरह का फासला खत्म हो गया था। वरद जैसे ही अंदर आया उसकी नज़र रूहिका पर पड़ी। वो खामोशी के साथ खड़ी थी। वरद के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो उसे कुछ पल तक देखता रहा। इस वक्त उसे उस पर भी गुस्सा आ रहा था, मगर वो शांत था। उसने अब कुछ देर बाद तंज से पूछा, कुछ खाओगी या शराब से पेट भर गया आज? रूहिका ने इतना सुनते ही उसकी तरफ देखा। वो उसकी ओर देखकर बोला, क्या इतना बदल गई हो? नजर नहीं आता कुछ डॉट। मैं तो गलत लगता था, मेरे सामने इतनी स्ट्रोंग बन रही थी, जब जरूरत थी तब क्या हुआ था? रूहिका कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे कुछ भी खुद ही समझ नहीं पा रही थी ये उसके साथ हुआ क्या था डॉट। सूर्या का ये अंदाज उसके लिए एकदम नया था और उसने कभी नहीं सोचा था वो उसके साथ ऐसा होगा। वो तो उस पर विश्वास कर रही थी, लेकिन उसके मन में ये सब चल रहा था। रूहिका की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए थे। वरद ने एक नज़र उस पर डाली। वो कुछ नहीं बोला। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे देखकर वो एकदम चुप हो गया था। उसने उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा, जाकर चेंज कर लो। इतना कहते हुए वो वहां से हट गया। अगस्त्य इस वक्त अशीति के साथ अपने फार्म हाउस में था, पर दिमाग में बार बार वरद की बातें चल रही थी। रूहिका पता नहीं क्या करना चाहती थी, ये सोच सोच कर वो परेशान हो रखा था। उसने गहरी सांस भरी। वरद इस वक्त रूहिका के पीछे गया था, ये बात उसे पता थी। वो नहीं चाहता था उन दोनों के बीच कुछ भी बिगड़े, लेकिन उसे पता था वरद अपना गुस्सा भी काबू नहीं कर सकता था। वो भी रूहिका पर बहुत गुस्सा था, तो हो सकता था उन दोनों के बीच बातें बिगड़ जाए। अगस्त्य से इसी सोच में गुम था, तभी उसे एकदम ही कुछ महसूस हुआ। उसने देखा सामने अशीति थी जो उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए थी। उसने एक नज़र उसे देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, आप बहुत ज्यादा डर गए थे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डाली। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन सच में वो उसके लिए डर गया था। वो तो वरद वक्त पर आ गया था, वरना आज शायद वो दोनों से ही सलामत नहीं होते डॉट। अशीति ने उसकी तरफ देखकर एक बार फिर मुस्कुराते हुए उसकी बाह पकड़कर कहा, आज आप मुझे लेकर नहीं गए? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज बहुत थक गई हूँ, लेकिन कल प्लीज मुझे घुमाने लेकर चलिए ना। कल तो आपकी मीटिंग भी नहीं है। उसकी आवाज में बच्चों जैसी जिद थी। अगस्त्य ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है चलेंगे। उसके इतना कहते ही वो खुश हो गई और उसको मुस्कुराते हुए देखकर अगस्त्य मन ही मन मुस्कुरा दिया। रूहिका कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त वो एक बाथरोब में थी। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने कभी सोचा नहीं था सूर्या उसके साथ ऐसा करेगा। अगर आज वरद वक्त पर नहीं आता तो उसके साथ पता नहीं क्या हो जाता। वरद इस वक्त बालकनी में खामोशी से खड़ा सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन मन में अभी भी बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वो मोमेंटो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। जब सूर्या रूहिका को जबरदस्ती छू रहा था, उसके करीब जा रहा था।
रूहिका जो वॉशरूम से बाहर आई थी, उसकी नजरें उस पर टिक गई। अगर आज वो नहीं आता तो सच में उसके साथ कुछ भी हो सकता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने आप को बहुत देर से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बार फिर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसके कदम अपने आप वरद की तरफ बढ़ गए और उसने उसकी तरफ जाकर पीछे से उसे हग कर लिया। अपने सीने पर वरद को जब उसके हाथों की जीवन महसूस हुई, उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। गुस्सा अब उसके चेहरे पर नजर आने लगा था। रूहिका उसकी पीठ से अपना चेहरा लगाए हुए थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। वो सिसकते हुए बोली, अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू। वरद जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसका गुस्सा एकदम फूट पड़ा और उसके गुस्से से कहा, क्या होता? कुछ भी नहीं होता। तुम्हें तो उस पर यकीन था ना? मुझ पर यकीन करना तुम्हें गलत लगता था। मैं तुम्हें गलत लगता था, लेकिन वो इंसान तुम जानती थी वो कितना गलत है। उसके बावजूद भी तुमने उस पर भरोसा किया। रूहिका जो उससे लिपटी हुई थी, उसकी बात सुनकर वो उससे जैसे ही दूरी हटी, वरद उसकी तरफ पलटा और उसकी बाजू पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच कर कहा, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? क्या समझती नहीं हो? कोई बिना मतलब के किसी का साथ नहीं देता, और वो इंसान, उसे बहुत वक्त से जानती हो ना? तुमसे शादी करना चाहता था वो, और उसके बाद भी तुम्हें लगा कि उसे तुम्हारी दोस्ती से खुश हो जाएगा। तुम्हारा साथ दे रहा है। इतना भला कब से हो गया था वो? वरद की आंखों में गुस्सा इस वक्त साफ नजर आ रहा था। रूहिका की आंखों में आंसू भर गए थे। वो नम आवाज में बोली, तो क्या करती मैं? क्या करती तुम ही बताओ। मेरा भाई मर गया, तुम मेरे साथ नहीं थे। मैंने कहा था अगस्त्य रायचंद ने ये सब किया, उसके बाद भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था। तुमने मेरा साथ भी नहीं दिया। तुम्हें सिर्फ अपने बॉस का ख्याल था। मेरे पास कोई नहीं था उस वक्त, मैं एकदम अकेली थी। तब उसने मेरा साथ दिया था। हो गया मुझे उस पर यकीन। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मेरे साथ होते, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। पर तुम्हें तो मेरे अलावा सिर्फ अपना वो बॉस बहुत जरूरी लगता है ना? अभी तुम मेरे पास आए, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर नजर रख रहे थे, क्योंकि तुम्हें डर था मैं तुम्हारे बॉस को कुछ ना कर दूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बदला पूरा हो चुका है। मार दिया मैंने उसे। ये कहते हुए हुई रूहिका की आंखों में फिर आंसू आ गए थे, और वरद उसकी बातें सुनकर गुस्से से उसे घूरता जा रहा था। उसने उसके हाथ को छोड़ते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें सब जानना है ना? आज मैं तुम्हें सच ही बता देता हूँ। सुन पाओगी तो सुनो, और एक बात याद रखना रूहिका वर्मा, जितना तुम बदली होना उसका अफसोस तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। रूहिका नासमझी से उसकी तरफ देख रही थी। वरद के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा एकदम साफ नजर आ रहा था। वो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था, पर उसकी बातों का मतलब रूहिका को समझ नहीं आ रहा था। वरद के गुस्से को देख रही रूहिका को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वरद गुस्से से भरी आंखों के साथ उसे देखते हुए बहुत ही तेज गुस्से के साथ बोला, अगर आज बॉस या उनकी वाइफ को कुछ हो जाता तो जिंदगी भर गिल्ट में रहती तुम रूहिका वर्मा। उसकी ये बात सुनते ही रूहिका ने कहा, मतलब वो बच गए? इतना सोचते ही उसके चेहरे पर एकदम ही गुस्सा उतर आया था। वो गुस्से से वरद की कॉलर पकड़कर बोली, क्यों करते हो तुम ऐसा? क्यों तुम्हें वो इंसान सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? आज मेरा बदला पूरा हो जाता। आज मैं अपने भाई की मौत का बदला उस अगस्त्य रायचंद से ले चुकी होती, पर तुमने सब खराब कर दिया। तुमने सब खराब कर दिया। वरद उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वरद को इस समय उस पर बहुत तेज ही गुस्सा आ रहा था। वो उसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर झटकते हुए बोला, तुम जानती क्या हो? क्या पता है तुम्हें? तब से देख रहा हूं एक ही बात की रेड बॉस के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता तो हाँ नहीं दिखता। मेरे पापा की मौत के बाद कौन था मेरे साथ? तुम मेरे साथ थी। उस वक्त वो इंसान था जिसने सबसे पहले मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो इंसान था जो समझा मेरे सर पर अब कोई साया नहीं है, कोई नहीं था मेरे पास, तब उन्होंने साथ दिया मेरी। और क्या लगता है तुम्हें उनके काम के लिए ये सब शुरू किया मैंने? नहीं, ये सब मैंने अपने लिए शुरू किया, क्योंकि मेरे पापा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर था। जानबूझकर मारा गया था उनको।
मैंने बॉस का नहीं, उस वक्त बॉस ने मेरा साथ दिया। वरद की बातें सुनती रूहिका कुछ हैरान थी। उसे ये सब कुछ पता ही नहीं था। वो हैरानी से बोली, वरद तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि अंकल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? उसके सवाल सुनकर वरद 2 पल के लिए चुप हो गया। उसकी चुप्पी रूहिका को खलने लगी। वो उसकी तरफ देखकर एक बार फिर बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे बताते तो मुझे पता चलता है ना। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और फिर तुम इतना सब कुछ अकेले फेस करते रहें। वरद ने उसकी तरफ देखा, वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसको चुप देखकर रूहिका ने फिर से कहा, बताओ ना, अब तो बोलो। वरद ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, सुन नहीं पाओगी तुम। रूहिका को अब समझ नहीं आया वो क्या कहना चाहता था। उसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, तो मुझे बता रहे हो या नहीं? मुझे जानना है क्या हुआ था, और तुम जो ये सारी बातें कर रहे हो इससे ये नहीं बदल सकता कि मेरे भाई को अगस्त्य ने मारा है। उसने मेरे भाई को मारा, फिर भी तुमने उसका साथ दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं थी तुम ये कह रहे हो, पर तुम भी तो मेरे साथ नहीं थे ना। तुम्हें सिर्फ अपना बॉस दिख रहा था। एक बार फिर उसके मुंह से अगस्त्य के लिए ये सारी बातें सुनकर वरद को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे भाई ने मेरे पापा का एक्सीडेंट करवाया था। तुम्हारे भाई ने करवाया था सब कुछ मेरे पापा के साथ। मेरे पापा का एक्सीडेंट करवाया था, वो मेरी और तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहता था। अगर वो मुझसे कहता तो छोड़ देता मैं तुम्हें। तुम मेरे लिए जरूरी थी, पर इतना नहीं कि मैं अपने पापा को तुम्हारे लिए दांव पर लगा देता। रूहिका हैरान हो चुकी थी। उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी, उसे जैसे उसकी कही बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। तुम अगस्त्य की वजह से ऐसा कह रहे हो ना, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वरद समझ रहा था रूहिका को उसे पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने रूहिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी सूर्या से करवाना चाहता था और ये बात तुम भी जानती हो। तुमने मना किया, तुमने जिद, उसके बाद भी वो नहीं मनाना चाहते थे, पर तुम्हारे सामने वो मान गए थे। उन्होंने कह दिया था वो हमारी शादी करवाएंगे। पापा इस सिलसिले में उनसे मिले थे, तब वो बहुत अच्छे से उनसे मिले, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे पापा की कार के ब्रेक्स फेल करवाई और उन्होंने ही उनका एक्सीडेंट करवाया। रूहिका पर अब जैसे बिजली गिरी थी। वरद की कही बातों से वो पीछे हट गई, उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। वो सोच रही थी उसका भाई मान चुका था, लेकिन उसके भाई ने इतना सब गलत किया। रूहिका की आंखों में आंसू थे। वो आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो मतलब इसीलिए तुमने मेरे भाई को मार दिया? वरद ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर सख्ती आ गई और उसने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, अगर कोई और होता ना सच में मार देता, जान ले लेता अपने हाथों से उसकी, जिसने मेरे पापा को मारा। उनकी मौत के बाद मैं किस तरह से अकेला हुआ था। जो दर्द मैं झेल रहा था वो दर्द मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता था। मेरा बदला बहुत बड़ा था मेरे लिए, इसलिए मैंने उन्हें बर्बाद किया। उनका बिजनेस उनके लिए बहुत जरूरी था। बॉस ने साथ दिया था इसमें मेरा, पर उन्होंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। तुम्हारे भाई की डेथ कैसे हुई है हम दोनों नहीं जानते। वरद की बातें सुनकर एक दूसरा झटका रूहिका को लगा। उसे तो अब तक लग रहा था उसके भाई को अगस्त्य ने मारा था अपनी बिजनेस के दुश्मनी के चलते, और उसमें वरद ने उसका साथ दिया था। सूर्या ने तो उसे यही बताया था ना। वरद की तरफ देखकर उसने कहा, पर सूर्या ने मुझे बताया था अगस्त्य रायचंद ने बिजनेस की दुश्मनी के चलते मेरे भाई को मारा। उसने जानबूझकर ये सब किया। उसने ही तो हमारा बिजनेस भी टेक ओवर कर लिया था, तो मुझे लगा सूर्या सच बोल रहा है। वरद के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए। अब वो सब समझने की कोशिश कर रहा था, मतलब इन सब के पीछे सूर्या था। उन दोनों के बीच जो ये दूरी आई थी, उन दोनों का रिश्ता जो इतना उलझ गया था, उसकी वजह सूर्या था। और रूहिका भी अब समझ गई थी सूर्या ने उसे जो भी कहा था वो सब गलत था। वो भरी आंखों से वरद को देख रही थी। उसने उसकी तरफ देखा तो वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मेरी वजह से सब हुआ। आई एम सो सॉरी।
वरद ने उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा, तुम्हारे भाई के साथ कुछ नहीं किया बॉस ने, वो गलत के साथ गलत और बहुत गलत के साथ बहुत गलत है, लेकिन वो रुक गए थे सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, मैंने उन्हें मना किया था। तुम जो उनसे दुश्मनी निभा रही हो ना, उसके बाद एक पल में तुम्हारा किस्सा खत्म कर देते। तुमने उनकी बीवी पर हमला किया जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये बात तुम भी जानती हो, तभी तुमने उन पर हमला किया। वो उसी पल तुमसे बदला ले सकते थे, लेकिन वो शांत रहे सिर्फ मेरी वजह से। रूहिका को अगस्त्य की कई बातें याद आने लगी। अगस्त्य ने भी उससे यही कहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वरद के चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम इतना गलत कैसे समझ सकती हो मुझे? क्या लगता है तुम्हें मैंने मारा है तुम्हारे भाई को? बॉस ने मारा। बॉस क्यों मारेंगे? कोई बिजनेस की दुश्मनी इतनी बड़ी नहीं होती रूहिका वर्मा, और मैं ना सच में चाहता था मार डालूं तुम्हारे भाई को, जान ले लूं उसकी, जैसे उसने मेरे पापा को मार दिया, लेकिन मैं शांत हूं। मुझे पता था अपने पेरेंट्स को होने का दुख कैसा होता है। तुम्हारा भाई हमेशा से तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स से भी बढ़कर था, तुम्हें ये दर्द नहीं देना चाहता था मैं, इसीलिए मैं शांत रहा। उसके बाद भी तुमने मुझे इतना गलत समझा। तुम चली गई, तुम गुस्से में थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने दिया, और उस वक्त मेरे अंदर जो चल रहा था वो सिर्फ मैं जानता था। नहीं रोका तुम्हें, और तुम नहीं आई, और जब आई तब पता नहीं क्या बनकर आई। सूर्या को जानती नहीं हो तुम? जानती थी तुमसे शादी करना चाहता है, उसके बाद भी तुमने उसकी बातों पर यकीन किया। कोई क्यों ही किसी का साथ देगा? आज क्या हो सकता था पता है ना तुम्हें? बेवकूफ हो। वैसे तो बहुत कहती हो लोगों को समझने का हुनर आ गया है, पर तुम अब भी वैसी हो बेवकूफ और नासमझ। वरद इस वक्त गुस्से में बोलता जा रहा था। रूहिका कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसको देखकर वरद परेशान हो गया। उसका अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, जाओ आराम करो तुम, और प्लीज मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। इस वक्त मैं कुछ भी बोल जाऊंगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए मुझसे दूर रहो अभी, और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वरद की बातें सुनकर रोती हुई रूहिका एक बार फिर उसके सीने से लग गए, और वो जो उसे दूर रहने के लिए कह रहा था वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसके आंसू को बहते देखकर वरद को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। रूहिका उससे लिपटी हुई लगातार सिसकती रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कुछ देर में अपना गुस्सा शांत करते हुए अपने सीने से लगे रूहिका को दूर करते हुए कहा, जाकर रेस्ट करो तुम इस वक्त। वो धीरे से बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे नाराज मत रहो। ये सुनते ही वरद ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं ही कौन? दुश्मनी निभानी है ना तो दुश्मनी निभाओ। उसकी बात सुनकर रूहिका, जिसके आंसू रुके थे, उसके आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे, और उसने रोते हुए कहा, नहीं प्लीज मत करो ना। मैं बहुत प्यार करती हूं तुमसे, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, तुम जानते हो। उसकी आवाज में दर्द साफ नजर आ रहा था। वरद ने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा, अभी तक तो रह रही थी ना? अभी तक तो तुम्हें मैं तुम्हारा दुश्मन लगता था। मुझे सिर्फ बॉस दिखते हैं, तो ठीक है, तुम वही समझो, नहीं दिखती मुझे तुम। भूल जाना सब, और ये कौन सा प्यार है तुम्हारा जो तुम मुझे समझ ही नहीं पाई। तुम दोस्त हुआ करती थी ना मेरी, सबसे अच्छी दोस्त एक तुम ही रूहिका, जो मुझे जानती थी, उसके बावजूद तुमने मुझे इतना गलत समझा। तुम्हारे मन में क्या चल रहा था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं उलझा हुआ था। मेरी उलझन समझने की जगह तुमने ये सारी बातें समझाना शुरू कर दिया। और क्या कह रही थी तुम? गुंडागर्दी करता हूँ ना मैं, तो दूर रहो इस गुंडे से। वरद की बातें सुनकर रूहिका को तकलीफ महसूस होने लगी। वो रोती हुई उसे देख रही थी। तभी वरद ने खुद को शांत करते हुए एक बार फिर बहुत ही शांत अंदाज में कहा, जाकर रेस्ट करो, और प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं इस समय कोई भी बात करके तुम्हें और भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। चुपचाप जाकर रेस्ट करें। रूहिका चाह कर भी कुछ बोली नहीं पाई। वो चुपचाप कमरे में आ गई। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उसने यही गलती थी, वरद को गलत समझकर, और अगस्त्य ने उसके भाई को नहीं मारा था, ये बात उसे और भी ज्यादा हैरानी में डाल गई थी।
वो अब तक सूर्या पर यकीन कर रही थी। वे इंसान तो उसे गलत बातें बता रहा था, वो उसकी गलत बातों पर यकीन करके बेमतलब की दुश्मनी मोल ले चुकी थी। उसने उसकी वजह से वरद से मुंह मोड़ लिया। वो इंसान जिसे वो इतना प्यार करती थी, उसे समझने की जगह उसने उसे गलत समझा। ये सारी बातें उसके आंसुओं को एक बार फिर बढ़ने लगी थी। वो लगातार रोती जा रही थी। वरद इस वक्त बालकनी में खड़ा बाहर देखा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रूहिका के बारे में सोचते हुए उसे तकलीफ की रो रही थी, लेकिन वो उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा। उसे दुख हुआ था उसकी बातों को सुनकर। उसे समझने वाली रूहिका उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसका प्यार, वो जिसे वो अपना जीवन साथी बनना चाहता था, वो लड़की जो हर वक्त उसका साथ देती थी, उसने उसे इतना गलत समझा। उसके भाई ने उसके पापा का एक्सीडेंट करवाया था, उसके बावजूद भी उसने उसके भाई से बदला नहीं लिया, लेकिन वो उसके बाद उससे ढंग से मिल नहीं पा रहा था। तभी उसके भाई की डेथ हो गई और उसके बाद रूहिका उससे बात करने की जगह उसे गलत समझकर उसे दूर चली गई। एकदम ही वरद को रूहिका की कही बातें याद आई और उसकी बातें याद करते ही उसने अपने आप में ही कहा, सूर्या ने उसे अपने भाई की डेथ के बारे में बताया था। उसने उसकी बातों को यकीन किया। बॉस ने और मैंने कुछ नहीं किया तो फिर कौन है जिसने रूहिका के भाई को मारा? अब उसके दिमाग में एक नया सवाल आ चुका था और वो था, किसने रूहिका के भाई को मारा? क्या इन सब के पीछे सूर्या था? ये सोचते कि उसके चेहरे पर गुस्सा भर आया। कौन है जिसने रूहिका के भाई को मारा? क्या इन सब के पीछे सूर्या है? कब आएगा सच? वरद रूहिका क्या पुरानी बातें भुलाकर वो दोनों एक साथ हो पाएंगे? क्या साथ में वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे? क्या वरद जो अब रूहिका से नाराज है, वो अपनी नाराजगी दूर क्या रूहिका को अपनी जिंदगी में शामिल कर पाएगा? वो अब भी गुस्से से ही वहां खड़ा था। रूहिका कमरे में बेड पर बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद था अपने भाई की मौत के बाद वो बुरी तरह से टूट गई थी। तब वरद जब तक उससे मिलता उससे पहले ही सूर्या उससे मिला था और उसने ही उसे ये सारी बातें बताई थी। वरद के बाद करने की जगह वो इस बात को सच मान गई, यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वरद कमरे में आया तो नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू देखकर अंदर ही अंदर उसे एक तकलीफ का एहसास हुआ, मगर इस वक्त वो उससे गुस्सा था, इसलिए उससे बात करना उसे सही नहीं लग रहा था। वो खामोशी से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी रूहिका ने कहा, मत जाओ। उसकी आवाज सुनकर वो ठहर गया। उसकी आवाज में एक डर भी था जो वरद को महसूस हो गया। बिना उस पर नजर डाले वो काउच पर आकर बैठ गया। उसने सामने वाली टेबल पर रखा अपना लैपटॉप खोल लिया और उसमें कुछ करने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद गंभीरता थी। रूहिका की नज़र लगातार उस पर ही बनी हुई थी। वो एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी। वरद ने एक नज़र भी उस पर नहीं डाली थी, वो बस खामोशी से अपने किसी काम में लगा था। एकाएक उसका फोन बज उठा, जिससे उसका ध्यान उस पर गया। वरद ने कॉल रिसीव की। कुछ ही सेकंड बाद उसने कहा, नहीं बॉस, ठीक है, मैम भी ठीक है, आगे के काम पर ध्यान दो तुम। उसकी बात सुनकर रूहिका का ध्यान अगस्त्य पर गया। अगस्त्य रायचंद को उसने कितना गलत समझा था। उसे उससे नफरत होने लगी थी, क्योंकि उसके साथ काम करते हुए ही वरद ने उस पर ध्यान देना कम कर दिया था। उसने उससे बेवजह बदले की भावना में अशीति को इतनी बड़ी चोट दे दी। ये बात उसे पछतावे का एहसास दिला रही थी। वो उदास हो गई। वरद ने अपना फोन कॉल डिस्कनेक्ट करके जैसे ही रखा, उसकी नज़र रूहिका पर पड़ी। वो अब उससे अपनी नज़रें हटाकर एक बार फिर से अपने ही काम में लग गया। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर मन में बहुत कुछ चल रहा था। रूहिका जो अफसोस से घिरती जा रही थी, उसने एक बार फिर वरद को देखा, पर वो तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था इस वक्त वो कमरे में बिल्कुल अकेला हो। अगस्त्य की आंख जैसे ही खुली, सामने बैठी अशीति नजर आई जो एकटक उसे निहार रही थी। डार्क ब्लू कलर के सूट में वो काफी प्यारी लग रही थी। उसको देखते ही उसने घड़ी देखी जो 8:30 बजा रही थी। वो अबलसाए हुए उठकर बैठा। तभी अशीति ने पूछा, कॉफी लेंगे या चाय? अगस्त्य ने उसका सवाल सुनकर बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा तो अशीति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पता है आप कॉफी पीते हैं, बस पूछ रही थी। वो अब उठकर खड़ी हुई, तभी अगस्त्य ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा।
अशीति के लबों पर एक स्माइल आ गई। उसे अच्छा लग रहा था। अगस्त्य के अंदर के ये बदलाव उसको बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो खुश होती हुई पलटी तो अगस्त्य ने कहा, कहाँ जाना है आज, बोलो। उसने नरम लहजे में पूछा था, जो सुनकर अशीति ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, अपने साथ आप जहां लेकर चले। उसकी बात सुनकर 2 पल के लिए अगस्त्य की नज़र उसकी आंखों में ठहर गई। वो एकटक उसे देखता रहा। तभी अशीति मुस्कुराकर बोली, आती हूँ। वो उठकर वहां से चली गई। वरद इस वक्त अपने कमरे में ही था। रूहिका सो रही थी। वो खामोशी से बालकनी में खड़ा था और उसकी नजरें रह रहकर उस पर जा रही थी। कल पूरी रात ही वो ढंग से सो नहीं पाया था। दिमाग में बस वही सारी बातें चल रही थी। अगर कहीं वो वक्त पर नहीं जाता तो पता नहीं क्या हो जाता है। सूर्या के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर गुस्सा भी उतर आया था और उसने अपने आप में ही कहा, इस सूर्या को तुरंत छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। वो अपने ख्यालों में गुम था। तभी उसका फोन बजा। उसका फोन वही टेबल पर रखा हुआ था। उसने फोन उठाया। अगस्त्य की कॉल आ रही थी, जो देखकर उसने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही उसने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। अगस्त्य, जो दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठा हुआ था, उसने बिना किसी भाव के कहा, क्या हुआ रूहिका का? मेरा मतलब है, जो तुमने कहा था वो सच में होने वाला था। उसके इतना कहते ही वरद के जहन में एक बार फिर कल रात की बातें चलने लगी। उसने गंभीरता से जवाब दिया, सूर्या उसके साथ था और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना शायद। वो बोलते बोलते खामोश हो गया। उसकी खामोशी में एक अजीब सी घुटन थी, जो अगस्त्य भी महसूस कर सकता था। उसने एक गहरी सांस में सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर अगस्त्य ने अब एकदम ही सवाल किया, मतलब रेहान वर्मा की मौत के बारे में उसको जो भी पता है वो सूर्या ने बताया? हाँ बॉस, इसलिए मुझे लग रहा है ये सब कुछ सूर्या ने ही कराया है। कुछ तो ऐसा है जो छूट रहा है हमसे। रेहान ने पापा का एक्सीडेंट करवाया, ये बात हम जानते थे, लेकिन उसका एक्सीडेंट किसने कराया ये अभी मिस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात, सूर्या तो उसका दुश्मन नहीं था। वरद ने सारी बातें सुलझाने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने भी गंभीरता से जवाब दिया, बात सही है तुम्हारी। देखो इस बारे में क्या होता है और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। वरद के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने गंभीरता से ही जवाब दिया, ठीक है बॉस, मैं आपको बताता रहूंगा। अगस्त्य ने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वरद के चेहरे पर अभी भी गंभीरता थी। वो लंबी सांस लेकर पलटा तो देखा रूहिका जाग चुकी थी। वो उसे खामोशी से देख रही थी और उसे देखते ही उसने कहा, तुम कितना बदल गए हो ना। अगस्त्य रायचंद को तुम बहुत पहले से जानते थे, पर तुमने कभी उससे दोस्ती नहीं की, उससे बात भी नहीं की। अब तुम अपनी हर एक बात उससे शेयर करते हो। ऐसा कि क्या हो गया? वरद ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से बस अपना फोन साइड टेबल पर रखता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रूहिका उसे जाते हुए देख रही थी। उसने ढंग से उससे बात ही नहीं कर रहा था, जो उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानती थी वो उससे नाराज था और उसने जो किया उसके बाद कहीं ना कहीं उसका नाराज होना बनता भी था। इधर मायरा की शादी करण से होने वाली थी। करण से कुछ मुलाकात के बाद उसने अपनी मां को हाँ कर दी थी और उसकी मां मधु जी खुश थी। आज भी वो एक कैफे में करण से ही मिलने आई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर करण की कॉल आई कि वो नहीं आ सकता, तो मायरा उठकर जाने लगी थी। वो जा रही थी तभी उसकी नज़र अयान पर पड़ी, जो एक साइड टेबल पर खामोशी से बैठा हुआ था। अयान को वहां देखकर एक पल के लिए चौंकी। अगले ही पल कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ गए। अयान जो अपने ख्यालों में गुम था, उसने जैसे ही मायरा को अपने साथ वाली चेयर पर बैठे देखा, एक पल को हैरानी हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। मायरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी अकेले वक्त बिताना अच्छा होता है, तो सोचा आज अकेले टाइम स्पेंड किया जाए। उसकी ये बात सुनकर मायरा ने कहा, और जिस तरह के तुम बंदे हो, मुझे लगता नहीं तुम इतने सीरियस हो। मुझे आशु के बारे में पूछना था, वो खुश तो है ना? तुम्हारा भाई जिस तरह का, उसके बाद मुझे थोड़ा डर लगता है कभी कभी। मायरा की बात सुनकर अयान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और वो बहुत ही आराम से बोला, मेरे भाई इतने बुरे नहीं हैं और ये तुम अपनी दोस्त से जान सकती हो। मायरा ने आंखें छोटी छोटी करके कहा, ज्यादा एटीट्यूड देने की जरूरत नहीं है। अयान अब बात बदलते हुए बोला, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया?
आई एम श्योर तुम उसका ही वेट कर रही थी। मायरा ने जैसे ही ये सुनो उसे एक पल के लिए हैरानी हुई। अगले ही पल उसने मुंह बनाकर कहा, ओ हेलो, वो कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा मंगेतर है, शादी होने वाली है मेरी उससे। ये जो फालतू की चोंचलेबाजी है ना मुझसे नहीं झेली जाती। वो तो मेरी उससे शादी होने वाली है, घरवाले मिल लिए थे, माँ को वो पसंद था तो मैंने सोचा एक बार मिलकर देखती हूँ। अच्छा इंसान है तो शादी करने का फैसला भी ले लिया है। बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। उसकी बातें सुनकर अयान उसकी तरफ देखने लगा। उसे तो लगा था शायद वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था, पर अब उसे पता चल रहा था उसका मंगेतर था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। अयान को एक अजीब सा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों वो ऐसा महसूस कर रहा था। उसने उसकी तरफ देखते हैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कंग्रेचुलेशंस। और तुमने भाभी को बताया नहीं? क्योंकि जाने से पहले उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी का सीन है। अयान की इतना कहते ही मायरा ने जवाब दिया, हाँ वो एक्चुअली मैंने अभी आशु से बात नहीं की ना, और अभी तक कुछ फिक्स नहीं था, तो मैंने सोचा जब फिक्स होता है तभी बताऊंगी। आज उससे कॉल करके बताती हूँ। बाय। इतना कहकर वो उठने लगी, तभी अयान ने कहा, अरे जब इतनी बातें कर ली है तो एक कॉफी भी पी लो साथ। मायरा उसकी बात सुनकर रुक गई। उसने उसकी तरफ देखा। अयान से उससे पहले जब भी उसकी मुलाकात हुई दोनों के बीच कहीं ना कहीं नोक-झोंक और झगड़े ही हुए थे, लेकिन आज उन्होंने पहली बार आराम से बात की थी। मायरा ने भी मना नहीं किया, वो उसके साथ बैठ गई तो अयान ने काफी ऑर्डर की। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें हो रही थी जिसका जवाब मायरा बार बार दे रही थी। उसकी बातों में करण का जिक्र न जाने क्यों अयान को एक अजीब सा एहसास दिला रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रूहिका तैयार थी, जैसे ही वो पलटी दरवाजा खुला और वरद नजर आया। वरद ने अंदर आते ही एक थैला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम खाना खा लो और उसके बाद यही रहना, मुझे कुछ काम है, उसके बाद आता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही जाने के लिए पलटा तभी रूहिका ने उसे रोकते हुए कहा, तुम सूर्या के पीछे जा रहे हो? प्लीज मुझे तुम्हारे साथ जाना है। उसकी बात सुनकर वरद ठहर गया था। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। रूहिका के चेहरे पर एक अजीब से भाव थे और वरद के मन में बस एक ही सवाल था, क्या वो अभी भी सूर्या पर यकीन कर रही थी? वरद उसकी तरफ देख रहा था, उसके चेहरे पर शिकन भरे भाव नजर आ रहे थे। वो सूर्या के बारे में सोच रही थी या उसे उस पर यकीन नहीं था? ये बात उसे उलझा रही थी। रूहिका उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी पर वो कुछ बोल नहीं रहा था, जो देखकर उसने कहा, वरद तुम मेरी बात सुन रहे हो? प्लीज मुझे लेकर चलोगे? उसके इतना पूछते ही वरद ने तंज से कहा, जरूर मिलकर देखो अपने दोस्त से। उसका ये तंज सुनकर रूहिका चुप हो गई थी। आंखों में नमी आने लगी थी पर उसने कुछ नहीं कहा। वरद ने उसे नाश्ता करने के लिए कहा और अपना फोन लेकर वो बालकनी की तरफ जाने लगा। तभी रूहिका बोली, तुम भी तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वरद ने जवाब दिया, मैंने कर लिया। इतना कहकर वो अपना फोन लिए वहां से निकल गया। रूहिका को बुरा लग रहा था उसका ये व्यवहार, पर उन दोनों के बीच सब इतना उलझ गया था जिसकी वजह से वो भी कुछ कह ही नहीं पाई। कल रात से उसने ढंग से खाना नहीं खाया था, उसे भूख भी लगी थी, मगर उसकी नज़र बार बार वरद पर जा रही थी जो इस वक्त किसी से बात कर रहा था। कुछ देर बाद जब वो आया उसने रूहिका की तरफ देखा। रूहिका नाश्ता कर चुकी थी। रूहिका ने जैसे ही उसे देखा वो बोली, मैं तैयार हूँ, हम चले। उसके इतना कहते ही वरद ने गंभीरता से कहा, तुम्हें जहाँ भी जाना है बता दो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैं सूर्या से मिलने नहीं जा रहा हूँ, ना मुझे उससे मिलना है। अगर तुम्हें मिलना है तो तुम देख लो। उसका रवैया कुछ अलग ही था जो रूहिका को अजीब लगा। वो धीरे से बोली, ठीक है मैं नहीं मिलती। वरद ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ जाओगी बता दो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। रूहिका उसकी तरह नासमझी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, कल तक वो खुद उसे अपने साथ लेकर आया था, तब उसने एक बार भी उसे नहीं पूछा था कि वो कहाँ रह रही थी, लेकिन अब वो उसे कहीं और ड्रॉप करने की बात कर रहा था। उसके मन में क्या था ये समझ में उसके लिए मुश्किल था। अशीति अगस्त्य के साथ इस वक्त की रेस्टोरेंट में थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसे अच्छा लग रहा था। यहाँ आकर उसने चहकती हुई आवाज में कहा, मुझे मजा आया, अब हम कहाँ जाएंगे?
अगस्त्य ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, पहले तुम लंच करो उसके बाद, और तुम बीच पर आना चाहती हो ना? वो हम शाम को आएंगे, व्यू अच्छा होता है। अशीति खुश हो गई, उसे अच्छा लगा था अगस्त्य उसकी बातों को महत्व दे रहा था। वो उसके लिए सोच रहा था, उसका ख्याल भी रख रहा था, वो जो चाहती थी वो कर रहा था। उसने उसकी तरफ देखते हुए एकटक उसकी आंखों में देखकर कहा, सच में बहुत ज्यादा ही अच्छे हो गए आप, इतने ज्यादा अच्छे कि मैं बता नहीं सकती। तभी एकदम उसे कुछ याद आया और उसने कहा, पता है आपको, मेरी जो फ्रेंड है ना मायरा, उसकी भी शादी होने वाली है। उसने बताया वो मिली करण से, अरेंज मैरिज है, लेकिन करण से मिलकर उसे अच्छा लगा तो उसने हाँ कर दी। अब उसकी शादी होगी। मैं बहुत एक्साइटेड, हम तीनों फ्रेंड में से मेरे बाद किसी और की शादी हो रही है। तभी अगस्त्य ने गंभीरता से कहा, और तुम्हारे दोस्त कबीर का क्या? कबीर के नाम सुनते ही अशीति एक पल के लिए चुप हो गई, जो देखकर अगस्त्य उसकी तरफ देखने लगा। अशीति ने अब गहरी सांस लेकर कहा, अरे यार आप मत चिंता करो, वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ कभी फुर्सत से। एक्चुअली कबीर की ना बड़ी लंबी कहानी है, और आप ना अपना दिमाग ज्यादा मत चलाना, मेरे को उससे लिंक मत करना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे चाहता है इसीलिए वो शादी नहीं कर रहा। अब वो खाने लगी थी। अगस्त्य में एक नज़र उसे पर डाली और फिर चुपचाप लंच करने लगा। उसके दिमाग में एक तरफ वरद का भी ख्याल था, लेकिन इस वक्त को अपना वक्त अशीति को देना चाहता था। उसे खुश देखकर उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए वो चाहता था जाने से पहले अशीति जहां भी चाहती थी वहां घूम लें ताकि वो खुश रहे। और फिर जैसा तय था वैसे ही अगस्त्य उसे शाम को से बीच पर ले आया। सूरज चलने लगा था, जिससे आसमान का रंग कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। आसपास हल्की भीड़ थी, बहुत सारे लोग अपने अपने में लगे हुए थे। अगस्त्य की बाह पकड़े अशीति उसके साथ बैठी हुई थी। उसकी नज़र इस वक्त आसमान में ढलते सूरज पर थी, जिसके आसपास लालिमा थी। उसने आसपास देखते हुए मुस्कुराकर कहा, कितना अच्छा लग रहा है ना? वैसे तो मुझे रात बहुत पसंद है, लेकिन ये सनसेट बहुत प्यार है। अगस्त्य ने अब उसका हाथ पकड़ा और उसको लेकर खड़ा होते हुए वो आगे बढ़ गया। अशीति आगे आ रही थी, उसने उसका हाथ थाम रखा था और पानी की तरह आते ही अशीति को एक अच्छा सा एहसास महसूस हुआ। पानी उसके पैरों के नीचे आने लगा था तो उसने खुश होकर अगस्त्य की तरफ देखा, वो मुस्कुरा दिया। उसके साथ चलते हुए थोड़ा आगे बढ़ गई। अगस्त्य उसके साथ ही था, तभी अशीति ने झुककर अपने हाथों में पानी भरा और वो अगस्त्य के ऊपर उछाल दिया। अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तब तक पानी उसके ऊपर आ चुका था। वो मुंह बनाकर चिढ़ता हुआ बोला, क्या कर रही हो तुम? डोंट डू दिस। और बस इसका इतना कहना था। अशीति एक बार फिर भागने लगी। अगस्त्य उसका हाथ पकड़ने लगा तो वो उसके हाथ को छुड़ाकर आगे भागने लगी। वो इस वक्त खुलकर मुस्कुरा और हंस रही थी। अगस्त्य अब एकदम उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अशीति जो अब तक उससे भगाने की कोशिश कर रही थी वो खुलकर हंस पड़ी और उसने उसकी तरफ देखा तो अगस्त्य बोला, अब कहाँ जाओगी? ये सुनकर अशीति एक बार फिर से हंस पड़ी और उसने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ तो मैं कौन सा आपसे दूर भाग रही थी, मुझे तो बस आपको तंग करना था। मज़ा आता है मुझे आपको तंग करके। इतना कहकर वो हंस पड़ी तो अगस्त्य उसे आंखें छोटी छोटी करके घूरने लगा। अशीति ने ये देखकर मुंह बनाकर बहुत ही मासूम से अंदाज में कहा, आप मुझे डांटेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसकी इतना कहते ही अगस्त्य शांत पड़ गया था। उसकी पकड़ जैसे ही उस पर से ढीली हुई, अशीति हंसते हुए वहां से भाग गई और एक बार फिर वो पानी उसके ऊपर उछलने लगी थी। वो इधर उधर भाग रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। उसको देखकर अगस्त्य पहले तो उसके पीछे जाने को हुआ, लेकिन अब वो खामोश सा खड़ा हो गया और चुपचाप उसे देखने लगा। रूहिका को वरद ने उसके होटल ड्रॉप कर दिया था जहां वो थी, और यहां आकर रूहिका एकदम अकेले हो गई थी। उसे बार बार वरद का ख्याल आ रहा था, लेकिन वो उससे चाहकर भी बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो उससे बात करने को तैयार ही नहीं था। जाते हुए भी उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, जो उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो इस समय अकेली थी। चेहरे पर एक उदासी नजर आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने आप में ही बोली, मेरी गलती है, मैं नहीं समझी तुम्हें।
तुम मुझसे नाराज हो ये बनता है, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी नाराजगी मुझसे नहीं झेली जा रही है। मैं जानती हूँ ये सब मैंने किया है, उसके बाद भी मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। काश मैंने ये सब नहीं समझा होता, काश मैंने सूर्या पर यकीन नहीं किया होता। मैंने तुमसे बात की होती, तुम तो हमेशा से ऐसे थे। मैं जानती थी तुम अपनी बात नहीं बोलते, उसके बाद भी मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी। इस वक्त वो बहुत ही उदास थी, साथ ही वो पछतावे में थी। पहले जो भी हुआ उसके कारण उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। देर रात डिनर के बाद अगस्त्य और अशीति घर आ गए। अंदर बढ़ती अशीति ने खुशी भरी आवाज में कहा, मैंने आज से पहले इतना अच्छा टाइम कभी भी नहीं बिताया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आप सच में बहुत स्वीट हो गए हैं। उसके इतना कहते जैसे ही अगस्त्य ने उसे देखा और उसकी आंखों को देखते ही अशीति अपने होठों को बिगाड़ते हुए बोली, अरे भाई आप इस तरह आंखें मत दिखाइए, समझ आ गया मुझे आप अभी वही है अगस्त्य रायचंद है, खड़ूस वाले डॉट। आंखों से घूर कर देखने की जरूरत नहीं है। उसके इतना कहते ही अगस्त्य ने कहा, कितनी बकवास करती हो तुम, कभी तो चुप हो जाया करो, इतनी देर से बोलती जा रही हो, थकती नहीं हो क्या तुम। बस उसके इतना कहते ही अशीति ने मुंह बनाकर कहा, वाह वाह आप कभी भी मुझे समझ नहीं आते। कभी कहते तुम बोलती रहा करो, तुम्हें सुनना अच्छा लगता है, कभी कुछ और, अब जब मैं बोल रही हूँ तो आपको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अशीति नाराजगी दिखाते हुए जैसे कि आगे बढ़ने लगी। अगस्त्य ने उसकी कलाई थामी और एक झटके से उसे खींचते हुए अपने पास कर लिया। अशीति कुछ समझती उससे पहले ही उसने उसे गोद में उठा लिया और आगे बढ़ते हुए बोला, नाराज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुनना सच में अच्छा लगता है, पर तुम थकती हो या नहीं ये पूछा मैंने। अशीति आंखें छोटी छोटी करके उसको देखने लगी, लेकिन वो उसे अपनी गोद में लिए आगे बढ़ रहा था। वो जैसे ही सीढ़ियों के पास रुका, अशीति ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, नहीं थकती मैं, मुझे अच्छा लगता है बोलना, आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगस्त्य ने उसकी बात सुनकर अपनी नजर झुकाकर अपनी बाहों में मौजूद अशीति को देखा। उसकी तरफ देखा हुआ वो उसके माथे से अपना माथा लगाकर उसकी आंखों में झांकते हुए गहराई से बोला, तुम बोलती रहा करो, नहीं थकता मैं तुम्हें सुनने से। अशीति के लबों पर एक मुस्कुराहट आ गई, वो यही तो सुनना चाहती थी। एकदम सुनसान सी जगह थी, आसपास एकदम अंधेरा था और जैसे ही हल्का सा उजाला हुआ इस गोदाम में कुर्सी से बंधा हुआ सूर्या नजर आया, जिसके चेहरे पर को चोट के निशान थे और वो बेहोश था। उसके मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और उसके हाथ पांव भी कुर्सी से बंधे हुए थे। वो इस वक्त एकदम बेसुध लग रहा था, लेकिन उसके सामने बैठा हुआ वरद बहुत ही गहराई से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, आंखों में इतना गुस्सा था कि उसका बस चलता कि वो उसकी जान ही ले लेता। कुछ ही देर में सूर्या की आंखें हल्की हल्की खुली और जैसे ही उसकी आंखें खुली, सामने वरद को देखकर उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? मेरे हाथों क्यों बांधे हैं? सूर्या की बात सुनकर वरद उसके पास आना लगा। उसके पास वो आ रहा था, तभी उसकी नजर वहां रखे सूर्या के फोन पर पड़ी जो वो उसके साथ ही लेकर आया था। उसने फोन पर जैसे ही रूहिका की कॉल देखी, उसके चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया था। सूर्या की नजर अपने फोन पर पड़ी तो वो वरद की ओर देखता हुआ हंस पड़ा। वरद उसके हंसने की आवाज सुनकर शांत तो हो गया, पर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वरद की तरफ देखते हुए सूर्या ने कहा, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से तू उसे लेकर चला जाएगा? इतने सालों से उसे अपने जाल में फंसाकर रखा है, इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगी वो जानबूझकर वरद को यकीन दिला रहा था कि रूहिका को उस पर यकीन था। उसकी बात सुनकर वरद की आंखें गुस्से से जल उठी। उसने अपने दूसरे हाथ से बंदूक निकालकर उसके माथे पर रख दी। सूर्या जो अब तक बोलता जा रहा था, उसकी जान हलक में आ गई। उसका गुस्सा देखकर वो शांत हो गया। सूर्या के माथे पर गन पॉइंट किए हुए वरद ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, बकवास करके मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वरना अभी के अभी भगवान को प्यारे हो जाओगे। इतना कहकर उसने उसके माथे पर लगाई गन पीछे कर ली। उसके चेहरे पर तो कोई भाव नहीं थे, मगर मन में अब भी बहुत कुछ था जो उसे बुरी तरह से परेशान कर रहा था। सूर्या को उसने बांध रखा था, वो अब उसकी तरफ देखने लगा।
कुछ पल तक उसको देखते रहने के बाद वो उठकर खड़ा। वरद के आवाज देते ही 2 आदमी वहां आए। उनकी तरफ देखकर उसने कहा, ध्यान रहे, यही रहे ये इंसान, नजर रखो। उसने अब एक नजर सूर्या पर डाली जो उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही सूर्या ने एकदम चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, बार तब बताता हूं मैं तुमको। वरद ने उसकी बात सुनकर एक नजर उस पर डाली, लेकिन बिना कुछ कहे उसने बस वहां खड़े उन दोनों आदमियों को इशारा किया और उसके बाद तेज कदमों से वहां से निकल गया। बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठते ही वरद को एक बार फिर से रूहिका का ख्याल आया। वो उसे कॉल कर रही थी, ये याद आते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगा। अशीति अगस्त्य का इंतजार कर रही थी। आज वो अपनी मीटिंग के लिए अकेला ही गया था। अशीति ने मुंह बनाकर घड़ी की तरफ देखा। 5 बजने वाले थे, वो अब तक नहीं आया था, जिस वजह से उसने बुरा सा मुंह बना लिया और अपने आप में ही बोली, इनको भी ना काम के आगे कुछ नजर नहीं आता। 2 घंटे का काम था, पर पता नहीं ये मेरे दुष्ट दानव कहाँ गायब हो गए हैं। एकदम ही अब उसे गाड़ी रुकने की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही अशीति मुस्कुराई। वो अब झट से हॉल से होकर बाहर की तरफ जाने लगी। तभी उसे सामने से आ रहा अगस्त्य नजर आया। उसे देखते ही अशीति रुक गई। अगस्त्य अंदर आ रहा था, उसकी तरफ देखकर वो रुक गया। उसे देखते ही उसने कहा, अब क्या हुआ? अशीति मुंह बनाकर बोली, 2 घंटे कहकर 4 घंटे बाद कौन आता है? अगस्त्य को अब लगा वो उसका इंतजार कर रही थी। उसने सर हिलाते हुए कहा, काम ही था मुझे। अगस्त्य इतना कहकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अशीति ने कहा, अच्छा आप रुकिए, मैं आपके लिए कॉफी रेडी करती हूँ। ब्लैक कॉफी डॉट। अगस्त्य ने जैसे ही ये कहा, अशीति मुंह बनाकर बोली, पता है मुझे आपको वो कड़वा पानी ही अच्छा लगता है। वो अब किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि अगस्त्य वहीं हॉल में बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर मन ही मन कुछ चल रहा था। एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपना सर सोफे से लगा लिया। कुछ देर बाद जब उसे अशीति के कदमों की आहट सुनाई दी, उसने झट से अपनी आंख खोली। अशीति ने उसको कॉफी दी। अगस्त्य ने चुपचाप उसके हाथ से कॉफी मग ले ली। अगस्त्य को देखते हुए अशीति आकर उसके पास ही बैठ गई। वो कॉफी पीते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, आज नहीं जाना कहीं? उसकी बात सुनकर अशीति ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज आप थके हुए लग रहे हैं। रेडी हो जाओ तुम डॉट। अगस्त्य ने कहा, जो सुनकर वो बोली, अरे पर आप। वो कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य ने उसकी बात को काटते हुए कहा, आई एम फाइन, इतना मत सोचो, कल हमें वापस भी जाना है। वापस जाने की बात सुनकर अशीति ने अब खुश होते हुए कहा, ओके डॉट। वो चहकते हुए अब अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगस्त्य कॉफी मग अपने हाथ में लिए चुपचाप कॉफी लिए हुए उसे जाते देख रहा था। उसके माथे पर अब कुछ शिकन भरी लकीरें आ गई थी। वो इस वक्त एकदम शांत था, मगर दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसके माथे पर शिकन आने लगी थी। एक गहरी सांस लेकर वो नॉर्मल होने लग गया। वरद जैसे ही होटल आया, उसने देखा रूहिका वहीं उसके इंतजार में बैठी हुई थी। उसको देखते ही वरद को एक बार फिर से सूर्या के फोन पर आ रही कॉल के बारे में याद आया। उसके चेहरे पर एकदम ही सख्ती नजर आने लगी। वो बिना उस पर ध्यान दिए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे ही आगे जा रहा था, तभी एकदम ही रूहिका की नजर उस पर पड़ी। उसने जैसे ही वरद को देखा, वो उठकर सीधा उसकी तरफ आने लगी, लेकिन वरद उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे उसने देखा ही नहीं। वो सीधा आगे बढ़ता चला गया। रूहिका ने उसे पीछे से आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर भी वरद नहीं रुका। वो सीधा आगे ही बढ़ने लगा। जैसे ही वो अपने कमरे में आया, तभी रूहिका अंदर आ गई। वो दरवाजा बंद करता, लेकिन तब तक वो अंदर आ चुकी थी। रूहिका को देखते ही वरद के चेहरे पर एकदम सख्ती उतर आने लगी थी। उसने किसी तरह खुद को सामान्य किया और पलटते हुए बोला, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। उसकी बात सुनकर वो मायूस हो गई। उसके चेहरे पर उदासी भी आने लगी, पर उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी थी। उसने इतना कहा तभी वरद को एक बार फिर रूहिका का सूर्या को कॉल करना याद आ गया। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसे वही याद आ रहा था। रूहिका ने उसकी तरफ देखते हुए एक बार फिर कहा, मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे, सूर्या से मिलने भी जाना था। और जैसे ही सूर्या का नाम आया, वरद जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने गुस्से से कहा, सूर्या, सूर्या,
सूर्या तुम्हें समझ नहीं आता है क्या, और उससे बात करनी है तो उसके पास जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। रूहिका एक पल को उसका गुस्सा देखकर सहम गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया उसने इस तरह से क्यों रिएक्ट किया। वो नासमझी से बोली, पर वरद हुआ क्या? मैं बस तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। इतने नाराज हो कि मुझसे बात भी नहीं करोगे। वरद के चेहरे पर सख्ती अभी भी थी। उसने बिना किसी भाव के अपना चेहरा फेरते हुए कहा, मैं होता ही कौन हूँ तुमसे नाराज होने वाला? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सूर्या से बात करनी है ना तुम्हें, तो उसे कॉल करो जैसे सुबह कर रही थी। रूहिका हैरानी के साथ उसे देखने लगी। उसे कैसे पता वो सूर्या को कॉल कर रही थी? वरद के चेहरे पर अब एकदम गंभीरता नजर आ रही थी और रूहिका नासमझी से उसे देख रही थी। उसने कुछ कहना चाहा, तभी वरद ने कहा, जो भी बात करनी है उससे करो, मुझे बख्श दो, मुझे बहुत काम है। अशीति तैयार हो चुकी थी। अगस्त्य एकटक उसे देख रहा था। स्लीवलेस पिंक कलर के सूट में काफी प्यारी लग रही थी। पिंक कलर उस पर एकदम अलग ही खिलता था और इस वक्त भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। अगस्त्य की नजरें दो पल के लिए उस पर ठहर गई। उसने भी गहरी सांस ली। व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट में अगस्त्य अलग लग रहा था। हमेशा अकड़ कर रहने वाले उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे, लेकिन दिमाग में कुछ चल रहा था। अशीति उसकी तरफ आई। उसने उसके पास आकर चहकती हुई आवाज में कहा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपको मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रहता है। आप बहुत अच्छे हैं। अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। पता नहीं क्या था ऐसा जो इस वक्त उसके मन में था। वो बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके माथे पर कुछ शिकन थी। अशीति खुश नजर आ रही थी। आखिर अगस्त्य उसके साथ जो था। इस वक्त वो सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था और अशीति लगातार कुछ ना कुछ कह रही थी। अगस्त्य बेशक कार ड्राइव कर रहा था, मगर उसका ध्यान अशीति की बातों पर ही था। वो मुस्कुराकर बोली, अब यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ दिन अपने घर जाऊंगी। मुझे माँ पापा के साथ रहना है, इसलिए आपको पहले ही बता दिया। उसकी ये बात सुनते ही अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आने लगा था, लेकिन उन भावों को छुपाते हुए उसने कहा, ठीक है चली जाना। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि वो कुछ डिस्टर्ब लग रहा था, जो समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। अपनी कोशिशें के बाद भी रूहिका वरद से बात नहीं कर पाई, क्योंकि वो तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके मन में पता नहीं किस चीज का गुस्सा था, ये बात कुछ समझ नहीं पा रही थी। वरद के कहने पर वो अब उसके कमरे से निकल गई। बाहर आते ही उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे थे। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए अपनी कार में आकर बैठ गई। गाड़ी में आकर बैठते ही उसने गहरी सांस लेते हुए अपना सर पीछे लगाकर आंखों को एक पल के लिए बंद कर लिया। तभी दिमाग में कुछ आया और उसने फिर अपना फोन निकालकर सूर्या को कॉल किया। इस बार भी उसके फोन पर कॉल तो जा रही थी, लेकिन उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया था। रूहिका उसके कॉल न उठाने पर कुछ परेशान हो गई। वो अपने आप में बोली, इसे क्या हुआ है? मुझे जब इससे सब जानना है तो ये कहाँ छुप कर बैठा है? जितना मैं इसे जानती हूँ, इसके बस की नहीं है कि ये इतना सब कुछ अकेले कर ले। वो ये सोच ही रही थी, तभी उसे वरद की बातें याद आई। उसने सूर्या को कॉल की थी, यह बात उसे कैसे पता? ये दिमाग में जैसे ही आया उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया और वो अपने आप में बोली, सूर्या के बारे में वरद को कैसे पता? उसने तो उससे मिलने से मना कर दिया था, फिर वो कैसे जानता है कि मैं उसे कॉल की थी? रूहिका अब यही सोच रही थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगस्त्य ने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी। उसने जैसे ही गाड़ी रोकी, अशीति ने उसकी तरफ देखा और वो उसकी तरफ देखकर बोली, ये हम कहाँ गए? उस पर एक नज़र डालते हुए उसने बिना किसी भाव के शांत से अंदाज में कहा, चलो पहले। इतना कहकर वो गाड़ी से निकला और जैसे ही वो दूसरी तरफ आया तब तक अशीति बाहर आ चुकी थी। उसकी तरफ देखकर उसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अशीति ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थाम लिया। अशीति उसकी ओर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। अगस्त्य की नज़र सामने थी, मगर वो अपने ऊपर उसकी नज़र को महसूस कर पा रहा था। वो अब भी सामने ही देखता रहा। अशीति का हाथ थामे वो आगे बढ़ रहा था। चेहरे पर एकदम शांति ही नजर आ रही थी।
अगस्त्य ने अब अपने कदम रोके। अशीति ने सामने देखा तो नजरें थम गई। डिनर का अरेंजमेंट इतनी खूबसूरती से इस खुले एरिया में हो रखा था, आसपास सन्नाटा और समुद्र नजर आ रहा था। अशीति की आंखों में हल्की चमक नजर आने लगी। वो मुस्कुराकर अगस्त्य की तरफ देखने लगी। वो आगे बढ़ने ही लगा था, तभी अशीति ने उसकी बाह पकड़ी। अगस्त्य ठहर गया। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो उसकी आंखों में झांकते हुए उसके करीब आ गई। अशीति को देखते अगस्त्य ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, हम कल जा रहे हैं, ये सब इसलिए। अगस्त्य ने खामोशी से बस हाँ में सर हिला दिया, जो देखकर अशीति एक बार मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। दोनों ने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया, डिनर किया। अशीति उसके साथ खुश थी, पर अगस्त्य कुछ डिस्टर्ब था। उसके मन में क्या चल रहा था ये समझ पाना मुश्किल था, मगर अशीति ने भी अब नोट किया था उसका बिहेवियर कुछ अलग ही था। घर आकर मौका लगते ही अशीति उसके सामने आकर बैठ गई। उसने अगस्त्य की बाह पकड़कर उसके करीब होकर पूछा, क्या आप डिस्टर्ब है? अगस्त्य जो इतनी देर से खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, वो उसकी बात सुनकर एक पल को ठहर सा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को एकदम नॉर्मल करते हुए कहा, नहीं डॉट। अशीति गौर से उसे नोटिस कर रही थी। वो बोल वही रहा था, पर उसे लग रहा था कोई तो बात थी जो उसे डिस्टर्ब कर रही थी। अगस्त्य के ना करते ही उसने बुरा सा मुंह बनाया और वो उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाकर बोली, आप ना बताओ भी परेशान लग रहे हैं आप। अगस्त्य ने उसे होल्ड कर लिया। वो उसी तरह से उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला, नहीं कुछ नहीं। वो एक बार फिर उसे देखने लगी। कुछ तो था जो वो समझ नहीं पा रही थी। अगस्त्य बार बार खामोश हो जा रहा था, मगर अशीति के दिमाग में तो अब ये बात बैठ गई थी, कुछ तो था जो वो डिस्टर्ब लग रहा था। अशीति ने उसके कंधे पर रखा अपना सर हटाकर उसकी तरफ देखा। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, बोलिए ना, क्या हुआ? आप डिस्टर्ब लग रहे हैं अगस्त्य। अगस्त्य ने उसका सवाल सुनकर उसकी तरफ देखा। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला, नहीं कुछ नहीं डॉट। तुम, मेरा मतलब तुमने पैकिंग कर ली अपनी। अगस्त्य ने जानकर ऐसा कहा था ताकि अशीति अब उससे दूर हो जाए, मगर अशीति अब भी उसे ही देख रही थी। उससे दूर होने की जगह वो उसकी गोद में बैठी रही और उसके करीब खिसक कर वो अगस्त्य के गले पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। अगस्त्य जो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, उसने जब उसकी उंगलियां अपने गर्दन पर चलती हुई महसूस की, वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला, क्या सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो तुम मुझे? अशीति ने स्माइल करते हुए उसकी आंखों में झांका। वो एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। अगस्त्य की आंखों में झांकते हुए उसने जवाब दिया, हाँ तो? अगस्त्य ने आंखें छोटी छोटी करके उसकी तरफ देखा। वो अब भी उसी तरह से उसकी गर्दन पर उंगलियां चला रही थी। वो उसके एकदम करीब उसकी आगोश में आकर बैठ गई थी। अगस्त्य ने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कस दी। वो जो अब तक उसकी गर्दन पर उंगली फेरी रही थी, वो ठहरकर उसकी ओर देखने लगी। अगस्त्य ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, अशीति ने अपनी उंगलियां उसके कंधे से नीचे सरकाते हुए कहा, सिड्यूस हो रहे हैं क्या आप? उसकी हरकतें देख रहे अगस्त्य ने खामोश सी नजर उस पर डाली, मगर वो खुद कुछ भी नहीं बोला। अशीति ने अब उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मिस्टर रायचंद। उसने इतना कहा ही था, तभी अगस्त्य ने उसकी बात को काट दिया। अगस्त्य डॉट। इतना सुनते ही अशीति के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अगस्त्य की तरफ देखते हुए उसने बिना कुछ कहे उसके करीब अपना चेहरा झुकाया और उसके गाल पर अपने होठों को रख दिया। अगस्त्य की आंखें अपने आप बंद हो गई थी। उसके लबों का स्पर्श महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अशीति ने अगस्त्य के गाल पर किस करके अपना चेहरा पीछे किया। उसकी आंखें बंद थी। अशीति ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर उंगली रखी। अगस्त्य ने एक लंबी सांस भरकर अपनी आंखें खोली तो पाया वो एकटक उसे ही निहार रही थी। उसको इस तरह से खुद को देखता पाकर उसने कहा, हम ऐसे क्यों देख रही हो? अशीति ये सवाल सुनकर मुस्कुराकर बोली, देख रही हूँ ये इतना हैंडसम बंदा अगर स्माइल करके एकदम नॉर्मल होकर बात कर ले तो आधी से ज्यादा लड़कियां एवं होश खो दे डॉट। अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डालते हुए कहा, अच्छा कि तभी वो बोली, नहीं सच्ची, जब मैं आई थी ना ऑफिस सारी लड़कियां यही कहती थी। अगस्त्य ने उसकी कमर पर रखा अपना हाथ कसते हुए उसे अपने करीब खींचा। अशीति उसके सीने से आ टकराई। नजरें आपस में मिली।
वो मुस्कुराते हुए देख रही थी पर अगस्त्य अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, बस हो गया तुम्हारा, अब चलो पैकिंग कंप्लीट करो। अशीति ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा। अगस्त्य ने उसके गाल से अपना हाथ हटाया ही था तभी उसकी टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए अशीति ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो उससे टकराया, नजरें उस पर थी। अशीति एकटक उसकी आंखों में देखती रही। वो अब अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रख दिया। अगस्त्य ने ठंडी सांस भरी। अशीति का एक हाथ उसके चेहरे पर चल रहा था और दूसरा उसके सीने पर कसता जा रहा था। अगस्त्य की सांसें तेज हो गई थी, उसकी करीब उस पर असर कर रही थी। उसने एक लंबी सांस लेकर पूछा, तुम्हें कोई काम नहीं है ना? अशीति नासमझी से उसे देखने लगी। वो कुछ समझती उससे पहले अपने चेहरे पर चल रहे उसके हाथ को पकड़कर अगस्त्य ने मजबूती से उसकी नाजुक पतली उंगलियां में अपनी उंगलियां उलझाकर कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो एकटक उसे ही देख रहा था। अशीति की तरफ देखकर उसने कहा, ये जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना रहने दो, अभी बस के नहीं तुम्हारे डॉट। अशीति का मुंह एकदम ही खुल गया। वो हैरान होकर उसे देख रही थी तभी अगस्त्य ने उसके लबों पर अपने लब रख दिए। वो जो कुछ कहने लगी थी वो बोलने से पहले ही शांत हो गई थी। अगस्त्य के लब अशीति के लबों के बीच उलझे हुए थे। उसके दूसरे हाथ को भी मजबूती से थामे उसने उसे अपनी आगोश में भर रखा था। कुछ देर बाद अगस्त्य ने जैसे ही उसे छोड़ा वो गहरी सांसें भरकर उसकी तरफ देखने लगी। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। अशीति ने मुंह बनाकर कहा, आप ना। तभी वो उसे पूरी तरफ से अपनी गोद में लेकर उसे अपने करीब करता हुआ धीमे से बोला, सच कह रहा हूं मैं, मुझे बहकना इतना आसान नहीं। अशीति का मुंह बन गया। उसकी बात सुनकर वो बुरा सा मुंह बनाकर उसे देख रही थी। अगस्त्य ने उसकी कमर पर रखा हाथ मजबूत किया जो तेज पकड़ महसूस कर अशीति ने उसकी तरफ देखा। उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो बोला, पर जब तुम पास होती हो, तुम्हारी सांसें भी मुझे छूती है तो खुद पर से काबू हट जाता है मेरा। ऐसा कहकर वो लगातार उसकी आंखों में झांकता रहा। अशीति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, वो उसे ही देख रही थी। अगस्त्य ने उसकी कमर पर रखा हाथ उसकी पीठ पर ले जाकर उसे अपने से सटाया। अशीति की नजरें झुक गई। इस वक्त उन दोनों के बीच जरा सा भी फासला नहीं था। अगस्त्य झुकी नजरों वाले अशीति के चेहरे को देखता रह गया। उसके लबों पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसके कान पर झुककर उसके उसी धीमी सी आवाज में कहा, हो रहा हूं सिड्यूस मैं, बोलो क्या करोगी? अशीति का जो चेहरा झुका था उस पर स्माइल आ गई जो अगस्त्य साफ देख पा रहा था और ये देखकर उसके फेस पर भी अपने आप स्माइल आ गई। उसकी पीठ पर हाथ रखे उसने उसे होल्ड कर रखा था। वो एक बार फिर से बोला, हम, बोलो क्या करोगी तुम? अशीति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब तक वो उसे छेड़ रही थी मगर अब उसे खुद ही शर्माने लगी थी। अगस्त्य ने उसका झुका हुआ चेहरा अपनी तरफ किया। अशीति ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो मुस्कुराकर बोला, अशीति शर्मा। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, आह अशीति, सिर्फ अशीति, मेरी अशीति। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एकदम नरमी थी और उसके मुंह से ये लफ्ज सुनकर अशीति ने अपनी झुकी हुई नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई थी उसके चेहरे पर डॉट। अशीति ने उसके सीने से सर लगाया। वो मुस्कुरा रही थी। अगस्त्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे होल्ड करके उसने कहा, अगर अब इससे काम नहीं चलेगा। उसके ऐसा कहते ही अशीति हंस पड़ी। उसने हंसते हुए अपना चेहरा उसके सीने से हटाकर उसकी तरफ देखा और बोली, आप ना। लेकिन अगले ही पल वो चुप हो गई और बोली, मैं तो बस आपको परेशान देखकर आपके पास आई थी। इतना सुनते ही एकदम ही अगस्त्य के फेस पर आए एक्सप्रेशन कुछ बदल से गए थे। अशीति उसके फेस पर आ रहे एक्सप्रेशन नोट कर रही थी तभी वो बोला, बहुत फिजूल का दिमाग मत चलाया करो तुम। अशीति जो उसे एक्सप्रेशन नोट करने ही लगी थी उसने उसकी ये बात सुनते ही बुरा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। अगस्त्य ने उसकी पीठ पर रखी हथेली फैलाई। अशीति को अपनी खुली पीठ पर उसका स्पर्श महसूस हुआ तो आंखें एक पल को बंद हो गई। अगस्त्य ने दूसरे हाथ से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया। अशीति की आंखें खुली तभी अगस्त्य ने उसके गाल से अपने होठों को लगाया। वो उसे ही देख रही थी। अगस्त्य के लबों उसके गाल पर फिसल रहे थे। अशीति की हार्ट बीट्स फास्ट हो गई।
अगस्त्य का दूसरा हाथ उसकी पीठ पर चल रहा था जो अब उसके नाइट सूट से अंदर जाने लगा था। अशीति ने अपनी आंखें भींच ली। अगस्त्य के लब उसके गले पर ठहर गए। वो पूरी तरह से उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। उसके हाथ अब अगस्त्य के गले और बालों के बीच उलझ गए। अशीति के गले पर अपने होठों को रखें। अगस्त्य ने अब उसकी ड्रेस को कंधे से नीचे किया। तभी अशीति ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। वो आंखें बंद किए एकदम मदहोश हो रखा था। अशीति ने अगस्त्य के हाथ पर अपना हाथ रखा तो उसने ठहरकर उसकी तरफ देखा। अशीति ने धीरे से कहा, पहले बताइए क्यों डिस्टर्ब है आप? अगस्त्य ठहर सा गया। उसके चेहरे पर कोई भाव आता उससे पहले ही उसने खुद को एकदम नॉर्मल कर लिया। उसने अशीति की आंखों में गहराई से झांका। वो उसे ही देख रही थी। अगस्त्य ने उसकी नाइट सूट के अंदर डाले अपने हाथ से ही उसे अपने करीब खींचा। अशीति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए दूसरा हाथ उसके होठों के कोने पर रखकर सर्द भाव से कहा, क्या कर रही हो? मत करो। पहले खुद बहकाया है और अब तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। अशीति ने ये सुनते ही कहा, अरे नहीं मैं तो बस। तभी अगस्त्य ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और उसके सर के पीछे हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ झुका लिया। अगस्त्य के ऐसा करते ही अशीति का चेहरे उसके करीब आया। वो गहरी सांस लेकर बोला, प्लीज गिव मी सम पीस डॉट। उसके ऐसा कहते ही अशीति की नज़र उस पर ठहर गई। उसने अब उसके गले में अपनी बाहें डाली और उसके करीब एकदम करीब आकर उसने धीमे से कहा, अभी तो कह रहे थे मैं जो करने की कोशिश कर रही हूं नहीं होगा मुझसे। बहका नहीं सकती मैं आपको। अगस्त्य ने गहरी नज़रों से उसे देखा। उसकी तरफ देखकर उसने कहा, हम क्या सुनना है बता दो तुम। अशीति ये सुनते ही हल्का सा हंस दी। उसने अब मुस्कुराते हुए कहा, यही कि वो बोल ही रही थी तभी अगस्त्य ने उसका हाथ अपने धड़कते सीने पर रख दिया। उसकी धड़कनें सामान्य से काफी तेज थी जो महसूस करके अशीति ने उसकी तरफ देखा। वो अब उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, और कुछ डॉट। एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए अशीति ने ना में गर्दन हिला दी और उसके होठों को अपने होठों से ढक दिया। अगस्त्य के हाथ वापस से उसकी कमर पर आए। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में गुम होने लगे थे। अगस्त्य के हाथ अशीति के शरीर पर चल रहे थे। कुछ देर बाद वो जैसे ही उससे दूर हुई उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अशीति मुस्कुराकर उसे देख रही थी। उसने अब जैसे ही उसे बेड पर लेटाया वो गहरी सांस भरकर दूसरी ओर पलट गई। अगस्त्य ने उसके करीब आकर उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ किया तो अशीति एक शर्मिली सी मुस्कान लिए उसे देखने लगी। अगस्त्य ने उसके चेहरे को ढकते बालों को पीछे किया। नजर उस पर बनी रही। अशीति के उसके करीब आकर अपनी बाहें उसके गले में डालकर कहा, आपको पता है जब आप मेरे सामने ऐसे होते हैं ना मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूं। ये खड़ूस आदमी जो कभी मुस्कुराता नहीं उसको मुस्कुराते हुए देखना ही एक बड़ी बात है। अगस्त्य उसकी बात सुनते ही लगातार उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाता रहा। उसके हाथ उसी तरह से उसके बालों पर चल रहे थे। वो अब उसके माथे पर शिद्दत से अपने होठों को रखकर पीछे हुआ। अशीति ने तभी कहा, सच में कहा मैंने डॉट। हम पता है मुझे। उसने जवाब दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अशीति के चेहरे पर शर्म भरी एक मुस्कुराहट आ गई। अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डालकर कहा, अभी कुछ देर पहले बहुत छेड़खानी सूझ रही थी तुम्हें। अशीति ने ये सुनते ही उसकी ओर देखा। उस पर नजर पड़ते ही अगस्त्य ने उसे अपने से सटाते हुए ब्लैंकेट ऊपर किया और अब कमरे में एकदम गहरा अंधेरा था। सुबह का उजाला कमरे में दस्तक दे रहा था। अगस्त्य की नजर अपने बराबर में सुकून से सो रही अशीति पर थी जो एकदम निश्चिंत होकर सो रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो देखकर उसने अब हाथ आगे बढ़ाकर हल्के से उसके गाल को छुआ। एकदम ही दिमाग में कुछ आया। चेहरे पर शिकन नजर आने लगी थी। उसने एक गहरी सांस भरकर कहा, आई कांट लिव विदाउट यू। उसके चेहरे पर कुछ परेशानी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद अशीति की आंख खुली। उसने जैसे ही आंखें रगड़कर सामने देखा उसे अगस्त्य नजर आया जो एकटक उसे ही देख रहा था। उसको इस तरह खुद को देखता पाकर उसने मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर अपना सर उसके सीने से लगाया और बोली, गुड मॉर्निंग। अगस्त्य ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, जाना है आज? ये सुनते ही वो बोली, ओके मैं रेडी हो जाती हूँ।
इतना कहकर वो उठने लगी। वो जैसे ही हो उससे दूर हुई अगस्त्य की नज़र उस पर ठहर गई। वो इस वक्त उसकी शर्ट में थी। अशीति ने एकदम झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके इस तरह खींचने की वजह से अब अशीति उसके ऊपर थी और अगस्त्य उसे अपनी बाहों में भरे हुए उसकी तरफ देखता जा रहा था। उसको इस तरह खुद को देखना पाकर उसने शर्मा कर कहा, अब आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? उसने जैसे ही नजरें झुकाई उसके खुले बाल उसके चेहरे पर बिखर गए और अगस्त्य ने उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, क्यों देख नहीं सकता, मेरी मर्जी। अशीति ने मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर उस पर नजर डाली और बोली, जी ठीक है, तो देखते रहिए, फिर मुझे मत कहना कि लेट हो गया। ऐसा कहते हुए उसने अपना चिन्ह भी उसके सीने पर टिका दिया। अगस्त्य उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थी। कुछ देर बाद अशीति ने कहा, अब मैं जाऊं, मुझे रेडी भी तो होना होगा ना, हमें जाना है। अगस्त्य ने फिर उस पर नजर डाली। उसने आहिस्ता से उसकी कमर पर रखा अपना हाथ हटाया और बोला, जाओ। अशीति उससे दूर होकर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई, लेकिन अगस्त्य के माथे पर शिकन भरी लकीरें आ गई थी। चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, लेकिन क्या ये कोई जानता था? रूहिका को सूर्या का पता नहीं चल रहा था, ना ही वरद खुद उससे बात कर रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर वो आजकल बहुत उदास थी और अब वो मुंबई से वापस नासिक आ चुकी थी। अपने घर में रूहिका इस वक्त अकेली थी। उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। अपना नाश्ता बनाकर जैसे ही वो किचन से बाहर निकाली, उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे से एक लड़की अंदर आ रही थी। उसको देखते ही उसके चेहरे पर एकदम एक खुशी उतर आई और उसने चाहती आवाज में कहा, महक तुम। महक ने उसकी तरफ नाराजगी से देखा, लेकिन रूहिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने आसपास देखा, सामने कोई नहीं था। उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुझे मेरे बारे में कैसे पता चला और तुझे इतने साल बाद अब मेरी याद आई है? महक ने नाराज सी नजर उस पर डालते हुए कहा, तू ना रहने दे। मैंने कितनी कोशिश की तुझसे बात करने की, लेकिन तू पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई थी। इतने सालों से मैं ट्राई कर रही थी पर कुछ पता नहीं चल रहा था तेरे बारे में। पता नहीं कहाँ जाकर छुप गई थी। ऐसी भी क्या नाराजगी की दोस्तों से दूर ही हो जाए। मैंने क्या किया था तेरा? तुम दोनों साथ में जो भी हुआ उसमें तू मेरे को क्यों बीच में लेकर आई? महक की बातें सुनकर रूहिका को एक बार फिर सारी बातें याद आने लगी। उसके चेहरे पर उदासी आ गई थी। उसने उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी मेरी गलती है। मैंने कुछ नहीं समझा यार, मैंने उसे गलत समझा। वो तो खुद ही बेचारा इतना सब फेस कर रहा था। जब उसे मेरी जरूरत थी मैं उसके साथ नहीं थी। मैंने उसे नहीं समझा। महक उसके चेहरे पर आए भाव बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रही थी। उसने एक नज़र उस पर डाली और एक गहरी सांस लेकर वो बहुत ही आराम से बोली, यार तूने उसे समझा नहीं, ये पूरी तरह से तेरी गलती भी नहीं है। वरद जैसा है ये हम जानते हैं, पर तू उसे सबसे अच्छे से समझती थी। उसे यकीन था चाहे कुछ भी हो जाए तू उसे कभी नहीं छोड़ेगी। तूने उसका यकीन तोड़ दिया। तुझे पता है सूर्या ने शादी की बात की थी, तब तेरे भाई ने कह दिया था वो तेरी शादी उससे करेंगे। उसके बाद भी उसने सबके सामने कहा था चाहे कुछ हो जाए तू किसी और से शादी नहीं करेगी, तू उसने छोड़कर किसी और की नहीं होगी, तू उसका साथ नहीं छोड़ेगी। तेरे भाई को यही बहुत बुरा लगा था, तभी इतना सब कुछ होता चला गया। तूने उसे हर्ट किया है यार, उसे वक्त लगेगा पर इसका ये मतलब तो नहीं ना तू अपनी कोशिश छोड़ दे। महक की बात सुनकर रूहिका उसकी तरफ देखने लगी। उसने एकदम ही कहा, तुझे वरद ने ही यहाँ बुलाया है, तू उसके कहने पर मेरे पास आई है ना? महक चुप हो गई। सच में वो वरद के कहने पर ही आई थी। उसने जब कुछ नहीं कहा, उसकी चुप्पी को देखकर रूहिका को समझ आ गया वो जो भी सोच रही थी सही सोच रही थी। उसने महक की तरफ देखकर कहा, उसने क्यों बुलाया था तुझे? महक धीरे से बोली, वही तू जो कर रही थी वो सब रोकने के लिए, लेकिन तब तक देर हो गई। मैं आने वाली थी पर मेरी फ्लाइट मिस हो गई। उसके बाद जब तक मैं यहाँ आती तब तक वरद ने मुझे बताया सूर्या के बारे में, फिर भी मुझे तुमसे मिलना था इसलिए मैं आ गई। रूहिका देख जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। वरद को हमारी तरह बोलना नहीं आता, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो गलत हो गया।
तब नहीं समझी तो अब समझ, अब भी वक्त है, वो समझ जाएगा। वो तेरे ही इंतजार में है। उसने अब तक अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं दी, वो बिल्कुल अकेला हो चुका है। उसकी बात सुनकर रूहिका ने धीरे से कहा, तू नहीं जानती कितना कुछ बदल गया वरद, बहुत बदल गया। उसे मैं नहीं नजर आती हूँ, कितना कुछ हो गया। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझसे कोई बात ही नहीं करता है। उसे अगस्त्य ही नजर आता है। उसकी लाइफ में ये जगह मेरी थी। रूहिका को कहीं ना कहीं यही सबसे बुरा लग रहा था कि वरद की जिंदगी में उसने उससे ज्यादा अहमियत अगस्त्य को दे दी थी, और उसकी ये बातें सुनकर महक ने अपना सर पीट लिया। वो जानती थी वो दोनों ही कुछ अजीब से थे। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, तू नहीं समझ रही है, तू उससे बात कर, उसके बाद कुछ डिसाइड करना, और इतनी जल्दी कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, तुम दोनों को एकदम ठीक करके ही जाऊंगी। अगस्त्य के साथ अशीति घर पहुंचने वाली थी। वो खुश नजर आ रही थी, लेकिन अगस्त्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, वो किसी बात से परेशान भी था। उसने जैसे ही रायचंद विला के पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी रोकी, अशीति बाहर निकलने लगी, तभी उसने कहा, रुको, मेरे साथ चलना। अशीति ने उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुराकर बोली, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मुझे देखते ही सब गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, पर चलिए कोई नहीं, अगर आपको शौक है मेरे साथ चलने का तो मैं आपके साथ ही चलूंगी। उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने सर हिलाया और सीट बेल्ट निकालने लगा। अशीति और अगस्त्य के साथ रायचंद विला के अंदर आने लगे। जैसे ही वो अंदर आए, सरिता जी ने उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उनके पास आई और उन्होंने अशीति को देखते ही कहा, बेटा तुम जो अपने कमरे में आराम करो थोड़ी देर। अशीति ने अजीब तरह से उनकी तरफ देखा और अब वो मुस्कुरा कर बोली, चाची जी मैं ऑलरेडी बहुत आराम करके आ रही हूँ, आप बताइए ना, बाकी सब का मुझे सबसे मिलना है। सरिता जी ने अगस्त्य की तरफ देखा, उसने गहरी सांस भरी। वो कुछ कहता उससे पहले भी अविनाश जी आते हुए नजर आए और अगस्त्य को देखते ही उन्होंने बहुत ही गंभीरता से और गुस्से से कहा, क्या तुम पहले से जानते थे ये सब? अशीति नासमझी से सब सुन रही थी, उसे समझ में नहीं आया वो किस बारे में बात कर रहे थे, पर अविनाश जी और अगस्त्य के बीच ये सब लगा रहता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से अगस्त्य को देखने लगी कि अब वो क्या छुपा रहा था। अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा, जो देखकर अविनाश जी ने एक बार फिर गुस्से से कहा, तुम जानते थे उसके बाद भी तुमने ये सब किया? तुम हमें पहले बताते तो वो नहीं देते, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वक्त है। अपने दादाजी की बात सुनकर अगस्त्य के चेहरे पर सर्द भाव आ गए। उसने कुछ नहीं कहा था, पर अशीति को समझ नहीं आ रहा था अविनाश जी किस बारे में बात कर रहे थे। उसने अगस्त्य की तरफ देखा, उसके चेहरे पर आ रहे अजीब से ये एक्सप्रेशन देखकर वो बोली, पर हुआ क्या? अशीति ने इतना कहा ही था, तब तक आयुष्मान की भी वहां आ गए। उनके चेहरे पर भी एक गंभीरता और परेशानी नजर आ रही थी। वो सबको देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था किस बात को लेकर वो लोग परेशान लग रहे थे। तभी अगस्त्य ने कहा, तुम कमरे में जो तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, उसका ये कहना उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। अशीति ने बुरा सा मुंह बना लिया और वहां से चली गई। अगस्त्य ने मना किया तो उसे यहाँ ठहरना सही नहीं लगा, इसलिए वो सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और अविनाश जी एक बार फिर गुस्से से अगस्त्य की तरफ देखते हुए बोले, करना क्या चाहते हो तुम? तुम्हें समझ आ रहा है? जब तुम्हें पता था ये लड़की शाश्वत दीक्षित की बेटी है, उसके बाद भी तुमने हमें नहीं बताया। अगस्त्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इतने दिनों से इसी बात की वजह से वो परेशान था। आयुष्मान जी ने उसकी तरफ देखते हुए इशारे से उसे शांत रहने को कहा और वो अपने पिताजी की तरह देखकर बोले, बाऊजी आप गलत समझने रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगस्त्य को बाद में पता चला था, और वैसे भी अशीति तो आपकी ही पसंद थी ना। आप इतनी सी बात पर क्यों बेमतलब में गुस्सा कर रहे हैं? अविनाश जी का गुस्सा एक बार फिर बढ़ गया और वो गुस्से से बोले, कोई छोटी बात नहीं है, ये वो लोग हमें अपने दुश्मन लगते हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगस्त्य जो अब तक चुप था, उसने एकदम सख्त और सपाट अंदाज में कहा, सबसे पहली बात, मेरी जिंदगी में उसे लाने का आपका फैसला था, और अब जब आपको पता चला है कि वो शाश्वत दीक्षित की बेटी है तो आपको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, आप जो इन लोगों से इतनी नफरत कर रहे हैं, उससे ये नहीं बदल जाएगा कि आपके साथ कुछ नहीं किया गया है।
ममता खुराना या विजेंद्र खुराना ने जो भी किया वो मेरे डैड के साथ किया, मेरे साथ किया। इस वजह से आपको किसी से इतनी नफरत करने का कोई हक नहीं है। रही बात अशीति की तो वो मेरी जिंदगी से अब नहीं जाएगी। अविनाश जी का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। वो भूल ही नहीं पाते थे इस बात को। अनुराग जी की मौत का सदमा अब तक भूल नहीं पाए थे, इसीलिए विजेंद्र जी से उन्हें इतनी नफरत थी और उनसे जुड़े हर लोगों से भी। सरिता जी अगस्त्य की बात सुनकर कुछ निश्चित हुई गई। वो नहीं चाहती थी वो उसकी जिंदगी से जाए। अविनाश जी ने गुस्से से कहा, कल तक तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे और अब तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते हो। अभी शाश्वत दीक्षित ने अशीति को अपनी बेटी की जगह देने के लिए उसके नाम पर लीगल पेपर्स बनवा कर भेजे हैं। मैं नहीं चाहता विजेंद्र खुराना से जुड़ा कोई भी इंसान हमारी जिंदगी में आए। आयुष्मान जी ने एक बार फिर अपने पिता को समझने की कोशिश की। बाऊजी पुरानी बातें थी, भैया भी नहीं रहे, आप कब तक इन बातों को लेकर रहेंगे। और विजेंद्र खुराना या शाश्वत दीक्षित से कोई रिश्ता नहीं है अशीति का, वो बस उसकी बेटी नाम के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम ये भूल जाए कि अशीति को हमारे अगस्त्य की जिंदगी में लाने का फैसला हमारा था। बेटे की ये बात सुनकर हो शांत गए। उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। तभी अगस्त्य ने एक बार फिर सख्त अंदाज में कहा, मैं अपना फैसला ले चुका हूँ और मैं ये फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। ये सुनते ही अविनाश जी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। आज उसके अंदर से अपने बेटे अनुराग की छवि उनको नजर आ रही थी, जो एक वक्त पर अपनी मोहब्बत के लिए उनके खिलाफ चल गया था। और उनके मन से जो अगस्त्य की जिंदगी को लेकर डर दूर हुआ था वो कुछ बढ़ गया। अगस्त्य सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आयुष्मान जी ने सरिता जी को इशारा किया तो वो रसोई की ओर बढ़ी और अविनाश जी एक सदमे में वहीं सोफे पर बैठ गए। बार बार आंखों के सामने वही दृश्य आ रहा था जब उनका अपना बेटा उनके खिलाफ जाकर ममता जी से शादी कर चुका था। उनके चेहरे पर आई परेशानी देखकर आयुष्मान जी ने समझाते हुए बहुत ही आराम से कहा, बाऊजी आप ज्यादा सोच रहे हैं, अशीति ऐसी लड़की नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। हमारा अगस्त्य उसके साथ खुश है, आप खुद ही देख रहे हैं उसमें कितना बदलाव आया है। वो उसकी जिंदगी में रहेगी। ये फैसला गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही है। बेटे की बात सुनकर अविनाश जी ने गंभीरता से कहा, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो। आज अगस्त्य में से अनुराग की वो छवि नजर आ रही है जो उस औरत के लिए कुछ भी करने को तैयार था। हम मानते हैं शायद अशीति वैसी ना हो, लेकिन शाश्वत दीक्षित को जानते हो तुम भी और हम भी, वो इतनी आसानी से शांत होने वाला इंसान नहीं है। अगर उसने कोई चाल चली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अपने पिता की ये बात सुनकर आयुष्मान जी भी सोच में पड़ गया। उनकी बात कुछ ना कुछ सही भी थी। अगस्त्य जैसे ही कमरे में आया उसने अशीति की तरफ देखा। वो सोफे पर मुंह बनाकर बैठी हुई थी। अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डालते हुए कहा, अब तुमको क्या हुआ? उसका ये सवाल सुनते ही अशीति ने मुंह बनाया। नीचे उसने जिस तरह से उसे जाने के लिए कहा था ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और वो नाराजगी से उसकी तरफ देखने लगी। अगस्त्य ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, अच्छा सॉरी, कुछ पर्सनल बात थी, तुम्हारा नहीं जानना सही है, इतना मत सोचो। जो बताने वाली बात होती है वो मैं बता देता हूँ। तो फिर आप बताइए दादाजी इतने गुस्से में क्यों थे? जैसे ही उसने ये सवाल किया अगस्त्य के चेहरे पर एक सर्द भाव आ गए। उसने बिना किसी भाव के कहा, ऐसे ही उनका कुछ काम का इश्यू था। इन सब में मत पड़ो, लगा रहता है। अशीति आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगी। वो एकदम गौर से उसे देख रही थी। मतलब पिछले 2 दिन से जो डिस्टर्ब था, क्या उसके पीछे यही वजह थी? शाश्वत दीक्षित अपनी तरफ से अशीति के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी बिजनेस के शेयर्स कर चुके थे और अब उन्होंने वो पेपर सब भेज भी दिए थे, जिसकी वजह से अविनाश जी को सच पता चल गया था। लेकिन वो अपनी ओर से बहुत खुश थे। शिल्पा जी अभी इस बात से अनजान थी, इसलिए उनकी जिंदगी में कुछ शांति बनी हुई थी। वो अपने कमरे में बैठे किसी काम में लगे हुए थे। चेहरे पर एकदम संतुष्टि नजर आ रही थी। तभी उनके फोन पर कोई मैसेज आया। मैसेज देखते ही उनके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने आप में कहा, क्या लगता था तुमको अगस्त्य रायचंद? मुकेश शर्मा को मुझसे बचाकर तुम मेरी बेटी को भी मेरे तक नहीं आने दोगे, लेकिन इतनी आसानी से मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। अब जब तुम्हारी पूरी फैमिली को सब पता चलेगा तब देखते हैं कब तक रहते हो तुम मेरी बेटी के साथ।
शिल्पा जी ने जैसे ही कमरे में कदम रखा उनको देखते ही शाश्वत जी ने अपना फोन तुरंत बंद किया था, जो देखकर वो शक भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगी और उन्होंने एकदम चेतावनी देने वाले अंदाज में कहा, मेरी एक बात याद रखना शाश्वत, अगर तुमने कुछ भी किया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, मेरे बेटे का हक नहीं मारने दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी उस नाजायज बेटी का कोई हक नहीं है। शिल्पा जी की ये बात सुनते ही वो गुस्से से उनको देखने लगे। वो कुछ कहते उससे पहले ही वो एक बार फिर बोल पड़ी, मैं सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी की वजह से तुम्हारे साथ हूँ और उसके साथ में तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। तो मेरे होते हुए ये सपने देखना बंद कर दो कि तुम कुछ भी अपनी बेटी के नाम करोगे या उसे अपनी जिंदगी में लेकर आओगे। मैं ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। गुस्से से पैर पटकते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और शाश्वत जी के माथे पर शिकन भरी लकीरें आ गई। वो नहीं चाहते थे शिल्पा जी को अभी कुछ भी पता चले, इसीलिए उन्होंने ये सारा काम छुप छुप कर किया था। अगस्त्य ने अपने दादाजी के जवाब तो दे दिया था, लेकिन अब तक उसके मन से ये बातें जा नहीं रही थी। वो जानता था अगर वो जिद्दी था तो उसके दादाजी की कोई कम नहीं थे, और शाश्वत दीक्षित ने जो ये हरकत की थी उसके बाद उसे उस पर भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फोन निकाला और सीधा बालकनी में आया। किसी का नंबर डायल करते हुए उसने फोन कान से लगाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई उसने गंभीरता से भरे अंदाज में कहा, वरद क्या बोला था मैंने तुमको, क्या पता चला? दूसरी तरफ से वरद की गंभीर आवाज आई, बॉस शो वकील से मिल रहा था, ये बात मैंने आपको बताई थी पर उसने ऐसा कुछ किया इस बारे में समझ नहीं आया था, लेकिन एक बात है कि शायद शिल्पा दीक्षित को ये सब नहीं पता और शाश्वत दीक्षित अब तक शांत बैठा नहीं है। नजर रखते रहो उस पर, कल आता हूँ मैं। उसने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता भी नजर आ रही थी। उसने गुस्से से अपने आप में कहा, शाश्वत दीक्षित बहुत गलत किया तूने, बहुत शौक है ना तुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का, अब तुम देखते जाओ क्या क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। उसके चेहरे पर इस वक्त एकदम खतरनाक भाव नजर आ रहे थे। अगस्त्य अभी भी इन्हीं सोचों में गुम था, तभी पीछे से अशीति ने आकर उसे हग कर लिया। उसके हाथों का स्पर्श पाते ही उसके चेहरे पर एकदम शांति आ गई थी। उसकी पीठ से अपना सर लगाकर वो बोली, मैंने आपसे कहा था ना मुझे अपने घर जाना है, तो मैं कब जाऊं? अगस्त्य ने जैसे ही उसके जाने की बात सुनी वो तुरंत अब गंभीरता से बोला, अभी नहीं जाओगी तुम? अशीति ने जैसे ही ये सुना उसे हैरानी हुई। उसने पलटकर उसके पास आते हुए कहा, क्या मतलब? आपने कहा था चले जाने के लिए। मुझे जाना है, माँ पापा से मिलना है, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। आपने कहा था मैं जा सकती हूँ, ये गलत बात है। एक तो मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप मना कर रहे हैं। मैं ऐसे ही चली जाती तो ज्यादा अच्छा होता। अगस्त्य आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगा। उसने उसकी तरफ देखकर उसकी बाह को पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और बोला, तुम्हें समझ नहीं आता? अशीति मुंह बनाकर उसे देखने लगी और उसने कहा, आपको क्यों नहीं समझ आता? आप समझ पा रहे हैं? आप खुद कोड़ोट, ये कैसी बात है? पहले कहते हैं चली जाना और अब कह रहे हो मत जाओ। आप बहुत धोखेबाज इंसान हो। अगस्त उसे घूरने लगा तो उसने मुंह बना लिया और वो उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से बोला, नहीं मना नहीं कर रहा, तुम मिलकर आ जाना, पर तुम अभी रहने मत जाओ। ये सुनते ही अशीति नासमझी से उसे देखने लगी। तभी अगस्त्य ने कहा, अभी कुछ दिन के लिए मत जाओ, काम थोड़ा बढ़ गया है यहाँ का, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, उसके बाद तुम ऑफ ले सकती हो। अशीति ने मुंह बनाकर एक बार फिर कहा, मगर कोई बहुत ही बेकार इंसान है आप। बीवी को कोई छुट्टी देने में इतने नखरे करता है क्या? आप ना काम के टाइम सच में एकदम बॉस बन जाते, खड़ूस बॉस। काम के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता। तभी अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए एक बार फिर कहा, तुम दिखती हो, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अशीति जो अब तक मुंह बनाए उसे देख रही थी, उसकी आंखें कुछ फैल गई। वो उसे देखने लगी। उसकी आंखों में अब एकदम खुशी नजर आ रही थी। उसने एकदम पूछा, सच्ची? अगस्त्य अब चुप हो गया था, जो देखकर वो फिर मुंह बनाने लगी तो वो मुस्कुरा कर बोला, तभी कहा है ना एक बार मैं तुम्हें बात नहीं समझ आती। उसकी बातों से खुश होते हुए वो बोली, अच्छा चलिए, आज पहली बार आपने ये तो माना, इतना ही बहुत है मेरे लिए। सच्ची में मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। और इतना कहकर वो उसके गाल खींचते हुए उसने कहा, आई लव यू।
अगस्त्य उसे अपने गाल खींचने पर उसे घूरने लगा तो अशीति को भी एहसास हुआ उसने क्या किया तो वो मुंह बनाकर बोली, अच्छा ना, ठीक है, नहीं करूंगी। डिनर के बाद अशीति जैसे ही कमरे में आई, उसने अपना फोन निकाला और मायरा को कॉल करने का सोचकर वो अपना फोन खोलने लगी। वो कुछ नोटिफिकेशन देखने लगी। उसके फोन पर एक मैसेज था जो देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन नजर आने लगी थी। घबराहट उसके चेहरे पर आने ही लगी थी तभी अगस्त्य के कदमों की आहट सुनाई दी जो सुनते ही उसने झट से अपना फोन बंद कर लिया। वो एक गहरी सांस लेने लगी। अगस्त्य अंदर आया। वो खुद इस वक्त अपने दादाजी को लेकर उलझा हुआ था। उसने एक नज़र अशीति पर डाली। वो अब वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अशीति ने एक गहरी सांस ली। वो अब अपना फोन देखकर दांत पीसते हुए बोली, इसकी तो बताती हूँ मैं इसे, ये इंसान बचेगा नहीं मुझसे अब। वो बुरी तरह से चिढ़ी हुई नजर आ रही थी। शाश्वत जी के बारे में जब से पता चला था अविनाश जी की बेचैनी बढ़ सी गई थी। वो आज अगस्त्य की आंखों में अपने बेटे की परछाई देख रहे थे जिसने उनको कुछ परेशान सा करके रख दिया था। अविनाश जी आगे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। इस वक्त वो अपने कमरे में थे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज सुनकर उस ओर देखा तो सामने उनकी बहू सरिता जी खड़ी थी। सरिता जी ने कमरे में आकर पानी का जग रखते हुए एक नज़र उनको देखा और अब वो अपनी नजरें झुकाकर बोली, बाऊजी आपकी परेशानी मैं भी समझती हूँ पर आप भी तो जानते हैं ना हमारा अगस्त्य ऐसा ही है। उसे अब जब विश्वास है, जब वो अशीति के साथ खुश है अपनी जिंदगी में तो अब हमें नहीं सोचना चाहिए इतना। अविनाश जी के चेहरे पर अब भी गंभीरता नजर आ रही थी। सरिता जी की बात का जवाब देते हुए अविनाश जी ने एकदम गंभीर से अंदाज में कहा, पता नहीं ये लड़का करना क्या चाहता है। सरिता जी ने उनको समझाने की कोशिश की, बाऊजी अगस्त्य अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, वो अशीति के साथ खुश हैं, तो हमें नहीं सोचना चाहिए और आपको तो खुद अशीति पसंद थी ना हमारे अगस्त्य के लिए। अविनाश जी ये सुनकर कुछ बोले ही नहीं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रूहिका और महक एक साथ रूहिका के घर पर थी। बालकनी में खड़ी रूहिका सामने देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे जो देखकर महक ने उसकी तरफ देखा। वो आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, वो अभी बात नहीं करना चाहता है रूहिका। रूहिका कुछ नहीं बोली। आंखों के सामने कुछ पल पहले का दृश्य आ गया। वो महक के साथ बाहर गई थी। रास्ते में वरद मिला था जिसे महक ने रोका भी था पर उसको देखते ही उसने चेहरे फेर लिया था। वो उसके बाद उन दोनों के साथ था मगर उसके बाद भी उसने एक बार भी रूहिका की तरफ देखा तक नहीं था। बात करना तो दूर की बात थी। महक समझ रही थी रूहिका उस बात से हर्ट थी। वो रूहिका को देख रही थी जो अपने आंखों से आने वाले आंसुओं को पोंछ रही थी। रूहिका के कंधे पर हाथ रखकर महक ने कहा, अब तू रोना धोना बंद कर यार, वो हर्ट है, इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, उसका दिमाग का जानती है ना। रूहिका अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी पर आंसू एक बार फिर से बह निकले। वरद बहुत बदल गया था, ये बात उसे हर्ट कर रही थी। महक ने उसको समझाते हुए कहा, मत कर रूहिका परेशान, खुद को उससे बात करनी होगी, सब ठीक होगा। अशीति अगस्त्य के साथ ऑफिस आने के लिए निकल गई थी। घर में आज सबका बिहेवियर कुछ अलग था जो अशीति को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान कहीं और था, इस वजह से वो खुद भी कुछ नहीं बोली। जैसे ही अगस्त्य अपनी मीटिंग के लिए निकला, अशीति के उसका खाली केबिन देखकर एक गहरी सांस ली। उसने अब अपना फोन टेबल से उठाया और बाहर निकल गई। अशीति ने कैब मंगवाई थी। कुछ देर बाद उसकी कैब आई। वो झट से बैठी और वहां से निकल गई। उसके चेहरे पर एक उलझन नजर आ रही थी। रेस्टोरेंट में आते ही उसे एकांश नजर आया। उसको देखते ही अशीति के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उस दिन अगस्त्य के सामने उसने जो कहा था वो सब याद कर उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। एकांश जैसे ही अशीति को देखकर उठा, वो उसकी तरफ आते हुए गुस्से से बोली, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? पागल हो क्या? अब क्या करना है? एकांश ने उसके चेहरे पर आए भाव और उसके गुस्से को देखकर एक गहरी सांस ली। वो उसकी तरफ देखता हुआ सर्द भाव के साथ बोला, कुछ बहुत अर्जेंट बात करनी थी। अशीति उसे गुस्से से घूरती जा रही थी। एकांश की बात सुनकर अब वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई।
अशीति की तरफ देखकर वो अब गंभीर नजर आ रहा था, मगर अशीति अब भी उसे सुनाए जा रही थी। तभी एकांश ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर अशीति अब उसकी तरफ देखने लगी। दोनों के बीच एकदम गंभीरता भरी बात चल रही थी। एकांश के चुप होने पर अशीति ने उसकी तरफ देखा, वो भी अब एकदम गंभीर नजर आ रही थी। वो चुप थी। एकांश ने अब एक गहरी सांस लेकर कहा, अब आगे जो भी बात हो वो देखो, मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए परेशान था। एकांश अब उठाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अशीति उसी तरह से बैठी हुई थी। उसकी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, जिससे वो बुरी तरह से उलझी हुई थी। अगस्त्य मीटिंग के बाद अपनी कार में बैठा। उसने कार आगे बढ़ा दी, तभी नोटिफिकेशन आया। उसने अपना फोन चेक किया। एक सर्द भाव के साथ उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगा था। वो सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था। अशीति ऑफिस आ चुकी थी। उसके दिमाग में बार बार एकांश की ही कहीं बात चल रही। उसका मन पूरी में डिस्टर्ब हो गया था।